अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 41। शहर जो किसी का इंतजार करता है। रेत के नीचे छिपे उस संतुलन बिंदु से निकलने के बाद यात्रा बिना रुके आगे बढ़ती रही, जैसे अश्विन राउत ने अपना काम पूरा कर लिया हो और अब आरव सिंह चौधरी को अगली परत की ओर धकेल दिया हो। हवा में वही सूखापन था, लेकिन अब उसमें हल्की सी नमी घुलने लगी थी, जो यह बताने के लिए काफी थी कि आगे कोई बसावट है। मेहुल और सायरा की चाल अपने आप तेज हो गई। उनके मन में अभी भी उस अंडरग्राउंड चेंबर की छाया तैर रही थी, जहां कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन जहां से यह साफ हो गया कि दुनिया में असली चीजें हमेशा चमकती नहीं। आरव चुपचाप चलता रहा। उसके भीतर फ्लो टूटा नहीं था। वह जानता था कि यह सब किसी सीक्वेंस का हिस्सा है, और सीक्वेंस का अगला बिंदु सामने उभर रहा था। दूर से दिखाई देने वाली रोशनियां पास आते आते एक अजीब से शहर का रूप लेने लगीं। ऊंची दीवारें नहीं थीं, लेकिन हर इमारत की बनावट में एक सख्ती थी, जैसे यहाँ रहने वाले लोग खुले आसमान के बजाय दबाव में जीने के आदी हों। यह जगह सैंडशेल सिटी कहलाती थी, एक बॉर्डर सेटलमेंट जो लोअर रियल्म और हायर राउट के बीच फंसी हुई थी। शहर के बाहर ही गार्ड्स खड़े थे। नाम रुखन बैल, उम्र लगभग 35, पेशा सिटी गेट एनफोर्सर, कल्टीवेशन क्यूआई कंडेंसेशन पीक। उसकी आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे देख रही थीं जैसे वह चेहरों के पीछे की कीमत तौल रहा हो। उसके बगल में खड़ा दूसरा गार्ड होमी जोर, उम्र 28, बॉडी टेम्परिंग लेट स्टेज। काम बस इतना था कि ज्यादा सवाल पूछने वालों को पीछे धकेल दे। जैसे ही आरव, मेहुल और सायरा पास पहुंचे, रुखन की नजर आरव पर टिक गई। एक सेकंड ज्यादा, फिर सामान्य हो गई। उसने नाम और ओरिजिन पूछा। मेहुल ने खुद को नॉर्दर्न एज का ब्लेड यूजर बताया। सायरा ने सदर्न टैलिस्मान गिल्ड की ट्रेनी होने की बात कही, और आरव ने सिर्फ इतना कहा कि वह ट्रैवलर है, अश्विन राउत से आया है। यह सुनते ही हमी ने हल्की सी सीटी बजाई। अश्विन राउत से आने वाले या तो बहुत किस्मत वाले होते हैं या बहुत जिद्दी। गेट खुल गया, लेकिन साथ ही एक अनकहा संदेश भी भीतर चला गया कि कोई नया वेरिएबल शहर में घुस चुका है। सैंडशेल सिटी अंदर से और भी ज्यादा टाइट महसूस हो रही थी। गलियां संकरी थीं, ऊपर लटकी हुई क्लॉथ शेड्स धूप को तोड़ती थीं। हर मोड़ पर स्टॉल ओनर्स, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स और लो लेवल कल्टीवेटर्स खड़े थे। यहाँ हर कोई कुछ बेच रहा था, कभी सामान, कभी खबर, कभी बस अफवाह। मेहुल तुरंत क्राउड में घुल गया। उसकी ब्लेड यूजर इंस्टिंक्ट उसे रिसोर्स स्पॉट्स की ओर खींच रही थी। सायरा टैलिस्मान मार्केट की दिशा में मुड़ गई, लेकिन आरव के कदम अपने आप सिटी के कोर की ओर बढ़ने लगे, जहां प्रेशर सटली बढ़ रहा था। सिस्टम की आवाज बिना किसी अलर्ट के आई। दैनिक साइन उपलब्ध, स्थान अनुकूल। आरव ने चलते चलते ही भीतर स्वीकार किया। कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं, बस एक हल्का सा इंटरनल शिफ्ट। आज का साइन इनाम, संवेदन क्षमता में अस्थायी वृद्धि। इनाम साधारण था, लेकिन टाइमिंग सही थी। आरव को अब सिटी की हर गली में एनर्जी का फेंट ट्रेस दिखने लगा, कहीं फियर, कहीं ग्रीड, कहीं एम्बिशन, और इन्हीं के बीच एक प्रेजेंस ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी, शांत, गहरी और स्थिर, जैसे शहर की धड़कन उसी के आसपास एडजस्ट हो रही हो। आरव रुका नहीं। उसने उस दिशा को नोट किया और आगे बढ़ता रहा।
क्योंकि कुछ चीजें पास जाकर नहीं, दूर रहकर ही बेहतर समझी जाती हैं। सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में एक छोटा सा डिस्टरबेंस हुआ। दो कल्टिवेटर्स आमने सामने खड़े थे। पहला जेरीन काल, उम्र 23, सैंड ब्लेड सेक्ट का आउटर डिसाइपल, क्यूआई कॉन्डेंसेशन मिड स्टेज। दूसरा टावोस रीड, उम्र 27, इंडिपेंडेंट कोरियर, बॉडी टेम्परिंग पीक। बात एक डिलीवरी डिस्प्यूट से शुरू हुई थी, लेकिन क्राउड को एंटरटेनमेंट चाहिए था। प्रेशर बढ़ा, ब्लेड्स खींचे, तभी आरव बीच से गुजरा। उसने न देखा न रुका, लेकिन उसके गुजरते ही दोनों के कदम अपने आप ठिठक गए। यह कोई अटैक नहीं था, बस प्रेजेंस का क्लैश था। जेरीन को अचानक लगा कि उसका ब्रेथ भारी हो गया है। टावोस को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे स्टेबल नहीं रही। फाइट अपने आप डिसोल्व हो गई। क्राउड डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। शाम होते होते आरव एक ऊंची छत पर खड़ा था। सैंडशेल सिटी नीचे फैली हुई थी। रोशनियां अब ज्यादा तेज लग रही थीं, जैसे शहर जाग रहा हो। मेहुल और सायरा वापस मिल चुके थे। दोनों के पास अपनी अपनी छोटी सफलताएं थीं, लेकिन उनकी बातें आरव के कानों तक आधी ही पहुंच रही थीं। उसका ध्यान अब भी उस शांत प्रेजेंस पर था, जो अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन हर मूवमेंट में महसूस हो रही थी। सिस्टम ने अंत में एक और पंक्ति जोड़ी, उच्च संगतता संकेत। दूरी बनाए रखे, यह चेतावनी नहीं थी, यह टाइमिंग का इशारा था। आरव ने शहर की ओर आखिरी बार देखा। उसने महसूस किया कि सैंडशेल सिटी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक वेटिंग पॉइंट है। यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं, और फिर या तो आगे बढ़ते हैं या यहीं दब जाते हैं। और इस शहर में कोई है जो उसे देख चुका है, जिसने उसकी अराइवल को नोट कर लिया है, लेकिन अभी सामने नहीं आया। जैसे कहानी ने खुद से कहा हो, अभी नहीं, अभी सिर्फ महसूस करो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि उस फ्लो का हिस्सा होगी जो अब रुकने वाला नहीं है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 42। जहां नजरें टकराईं पर नाम नहीं। सैंडशेल सिटी की रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी, लेकिन यह वह रात नहीं थी जिसमें शहर सोता है। यह वह समय था जब यहाँ की असली धड़कन बाहर आती है। छतों पर बैठे लोग, गलियों में धीमी आवाजों में सौदे, और उन जगहों पर हलचल जहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं होता। पिछली घटनाएं बिना रुके फ्लो में जुड़ी हुई थीं। अश्विन राउट का संतुलन, अंडरग्राउंड संरचना, और अब यह शहर जो किसी का इंतजार करता है। आरव सिंह चौधरी को खुद भी महसूस हो रहा था कि वह अब सिर्फ गुजरने वाला नहीं रहा, वह प्रेजेंस बन चुका है, और प्रेजेंस हमेशा प्रतिक्रिया खींचती है। मेहुल नीचे किसी कॉन्टैक्ट से बात कर रहा था। सायरा टैलिस्मान इंक रिफिल कर रही थी, लेकिन आरव अकेला छत की एज पर खड़ा था। शहर को नहीं, बल्कि शहर के भीतर उठते एनर्जी करंट्स को देख रहा था। हल्का सा रिकैप खुद ब खुद भीतर उभरा। गेट गार्ड्स की नज़र, सेंट्रल स्क्वायर की वह बिना लड़े खत्म हुई टकराहट, और सिस्टम का वह संकेत की दूरी बनाए रखना अभी बेहतर है। इन सब के बीच एक चीज कॉमन थी, कोई देख रहा था, बिना दिखे, बिना नाम के, और यह एहसास किसी थ्रेट जैसा नहीं, बल्कि किसी कैलकुलेशन जैसा था। सिस्टम की आवाज इस बार बिना किसी अलर्ट टोन के आई। पर्यावरण स्थिर, बाहरी हस्तक्षेप शून्य, लेकिन आरव जानता था कि हस्तक्षेप और निगरानी अलग चीजें होती हैं। अचानक सिटी के ईस्टर्न क्वार्टर से एनर्जी का एक हल्का सा सर्ज उठा, बहुत तेज नहीं, इतना सटल कि सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसकी परसेप्शन शार्पन्ड हो। आरव के कंधे हल्के से हिले, उसकी बॉडी ने इंस्टिंक्टिवली बैलेंस एडजस्ट किया। यह अटैक नहीं था, यह इन्विटेशन भी नहीं, बस एक प्रेजेंस का सांस लेना था। उसने बिना रुके दिशा नोट की, और अगले ही पल सिस्टम ने एक और पंक्ति जोड़ी, स्थान अनुकूल, बाहरी अवलोकन जारी रखे। आरव नीचे उतरा, अकेले, बिना मेहुल और सायरा को कुछ बताए, क्योंकि कुछ रास्ते साथ चलने के लिए नहीं होते। ईस्टर्न क्वार्टर की गलियां और भी संकरी थीं। यहाँ रोशनी कम थी, लेकिन नियंत्रण ज्यादा। हर मोड़ पर कोई न कोई शैडो था जो सिर्फ शैडो नहीं था,
एक रूफटॉप से नीचे उतरते समय आरव की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। नाम करेथनॉल, उम्र लगभग 40, पेशा सिटी इन्फॉर्मेंट हैंडलर, कल्टीवेशन क्यूआई कॉन्डेंसेशन पीक। वह दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी नज़र आरव से मिली और तुरंत हट गई। करेथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका पोस्चर साफ बता रहा था कि यह मुलाकात संयोग नहीं है। आरव बिना रुके आगे बढ़ गया और करेथ ने भी पीछा नहीं किया, जैसे दोनों को पता हो कि अभी बात का समय नहीं है। आगे बढ़ते ही हवा बदल गई। यहाँ प्रेशर ऑडली स्मूथ था, जैसे किसी ने आसपास की रफनेस को काटकर एक शांत बबल बना दिया हो, और उसी बबल के एज पर वह एहसास और साफ हो गया, कोई बहुत पास है लेकिन सामने नहीं। आरव रुका, पहली बार इस शहर में रुककर खड़ा हुआ, और उसी क्षण सामने की छत पर एक सिलुएट उभरी। चेहरा शैडो में था, बॉडी पोस्चर सीधा, न आक्रामक न डिफेंसिव, सिर्फ स्टेडी। यह कोई साधारण कल्टिवेटर नहीं था। उसकी प्रेजेंस में वह शांति थी जो या तो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से आती है या एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट से। कोई नाम नहीं बोला गया, कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ एक्सचेंज हो गया। नजरें टकराईं, एनर्जी लेवल्स कोलाइड नहीं हुए लेकिन अलाइन भी नहीं हुए। आरव ने महसूस किया कि सामने वाला उससे ज्यादा छिपा रहा है, और सामने वाले ने यह समझ लिया कि आरव उससे कम नहीं है। सिस्टम ने इस बार शब्दों का चयन बेहद सीमित रखा। महत्वपूर्ण संपर्क दर्ज, प्रत्यक्ष संवाद स्थगित, और उसी के साथ सिलुएट पीछे हट गया, बिना आवाज, बिना निशान छोड़े। कुछ सेकंड तक आरव वहीं खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। सिटी की हवा वापस नॉर्मल लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन यह इल्यूजन था, क्योंकि ऐसी मुलाकातें कहानी को मोड़ती हैं, भले ही वे बिना शब्दों के हों। वह वापस उसी रास्ते से लौटा। मेहुल और सायरा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें बताए जाने से कमजोर हो जाती हैं। रात गहरी होती गई। सैंडशेल सिटी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे उसने आरव को एक्सेप्ट तो कर लिया हो, लेकिन अभी पूरी तरह खोला नहीं हो। छत पर लौटकर आरव ने दूर हराइजन की ओर देखा। वहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि आगे का रास्ता और भी डेंस होगा। सिस्टम ने आखिरी बार दिन की तरह शांत स्वर में कहा, दैनिक प्रवाह स्थिर, आगे बढ़ने की संभावना उच्च। और आरव को समझ आ गया कि यह शहर अब पीछे छूटने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ जो महसूस हुआ, जो बिना नाम के देखा गया, वह साथ जाएगा, क्योंकि कहानी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि किसी और के डेस्टिनी से टकराव होगा। और यह टकराव धीरे नहीं, बिना रुके लगातार आगे बढ़ेगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 43। जो दिखा नहीं वही साथ चला। रात बदली नहीं थी, बस गहराई बढ़ गई थी। सैंडशेल सिटी की छत से नजर हटाने के बाद भी आरव सिंह चौधरी के भीतर वह बिना नाम वाली नजर अब तक टिक गई थी, जैसे आंखें हटी हों पर एहसास नहीं। पिछला दिन बिना किसी क्लिफ हैंगर के खत्म हुआ था, लेकिन असल में कहानी वहीं से कसने लगी थी। सिस्टम शांत था, बहुत ज्यादा शांत, और आरव जानता था कि सिस्टम की यह चुप्पी अक्सर किसी कैलकुलेशन का हिस्सा होती है। मेहुल और सायरा अभी भी अनअवेयर थे कि सिटी ने आज एक नया स्तर खोल दिया है। सुबह की हल्की रोशनी रेत पर पड़ते कि सैंडशेल वैसा ही दिखने लगा जैसा हमेशा दिखता है, व्यस्त, निर्दयी, और अपने राजों को रोज धूप में छुपाने वाला। लेकिन आरव के लिए आज की सुबह कंटिन्यूटी थी, कोई नया चैप्टर नहीं, बल्कि उसी बहाव का अगला मोड़। चलते चलते उसका दिमाग खुद ब खुद रिकैप करता रहा। अश्विंद राउट का इम्बैलेंस, अंडरग्राउंड निगरानी, ईस्टर्न क्वार्टर की प्रेशरलेस हवा, और वह सिलुएट जो हमला नहीं करना चाहता था, न दोस्ती, बस मौजूदगी जताना। आरव को अब साफ समझ आने लगा था कि सैंडशेल सिर्फ एक ट्रांजिट सिटी नहीं है, यह एक फिल्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन आगे बढ़ने लायक है और कौन यहीं डिसोल्व हो जाएगा। सिस्टम ने तभी एक सूक्ष्म वाइब्रेशन भेजी, परिस्थिति अनुकूल, अवलोकन मोड सक्रिय, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ
ऑब्जर्वेशन, और यही बात आरव को अलर्ट रख रही थी। सेंट्रल मार्केट की ओर बढ़ते हुए क्राउड की डेंसिटी अचानक ज्यादा लगने लगी, पर यह फिजिकल क्राउड नहीं था, यह इंटेंट का क्राउड था। हर कल्टीवेटर कुछ न कुछ चाह रहा था, कोई रिसोर्स, कोई कॉन्टैक्ट, कोई शॉर्टकट, और इन्हीं इच्छाओं के बीच आरव की प्रेजेंस ऑडली न्यूट्रल थी, न लालच न अर्जेंसी। यही न्यूट्रलिटी उसे अलग बना रही थी। तभी उसने महसूस किया कि स्टेप्स सिंक हो रहे हैं, कोई साथ चल रहा है, बिल्कुल सेम रिदम में, न आगे न पीछे। आरव ने हेड नहीं घुमाया, क्योंकि उसे पता था कि देखने से पहले कंफर्म करना जरूरी है कि यह भ्रम नहीं है। 3 मोड़ पार हुए, स्टेप्स अब भी साथ थीं। सिस्टम ने बेहद लो प्रायोरिटी में नोट किया, अनुयायी, पुष्टि लंबित, और उसी पल आरव रुका। अचानक, बिना किसी एक्सटर्नल क्यू के, उसके रुकते ही पीछे के कदम भी रुके। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एक धीमी सांस की आवाज आई, जैसे सामने वाला जानता हो कि अब छुपने का मतलब नहीं। आरव ने मुड़कर देखा, वही सिलुएट नहीं था। यह एक साधारण दिखने वाला युवक था, कपड़े डस्ट वॉर्न, कल्टिवेशन मिड स्टेज, चेहरा ऐसा कि भीड़ में खो जाए, लेकिन उसकी आंखें वे वही थीं, शांत, गणना करती हुई। तुम्हें ढूंढा नहीं गया, आरव ने कहा। आवाज में न सवाल था न आरोप, बस स्टेटमेंट। युवक हल्का सा मुस्कुराया। और तुम छुपे नहीं, उसने जवाब दिया। नाम नहीं बताया, मांगा भी नहीं गया, क्योंकि इस लेवल पर नाम सेकेंडरी होते हैं। सिस्टम ने बिना इंटरप्ट किए सिर्फ एक लाइन ड्रॉप की, संपर्क स्तर अप्रत्यक्ष, खतरा न्यूनतम, और आरव ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। युवक भी साथ चल पड़ा। कॉन्वर्सेशन नहीं रुकी, वह शुरू ही नहीं हुई थी। वे दोनों सिटी के आउटर रिंग की ओर बढ़े, जहां स्टॉल्स कम और स्पेस ज्यादा था। हवा यहां थोड़ी खुली थी, लेकिन सर्वेलेंस कम नहीं। आरव समझ रहा था कि यह व्यक्ति मैसेंजर नहीं है, स्काउट भी नहीं, बल्कि टेस्ट रनर है, यह देखने के लिए कि आरव कैसे रिएक्ट करता है, प्रेशर में नहीं, बल्कि एम्बिग्यूटी में। और यही वह जगह थी जहां ज्यादातर कल्टीवेटर्स गलती करते हैं। आरव ने कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं की, न स्पीड बढ़ाई, न एनर्जी फ्लेयर की, उसने बस फ्लो बनाए रखा। आउटर रिंग की बाउंड्री पर पहुंचते ही युवक रुका, आरव भी रुका। इस बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना किसी ड्रामेटिक पॉज के। युवक ने सिर्फ इतना कहा, जो कल देखा गया, वह अकेला नहीं था, और फिर बिना जवाब सुने पीछे हट गया, क्राउड में नहीं, बल्कि ओपन स्पेस में डिसोल्व होते हुए, जैसे वह कभी था ही नहीं। सिस्टम ने इस बार प्रतिक्रिया दी, जानकारी प्राप्त, अधूरी, मूल्यांकन जारी। आरव ने कोई पीछा नहीं किया, क्योंकि चेज वहीं खत्म होती है जहां कंट्रोल टूटता है। वापस लौटते समय सैंडशेल सिटी अब पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट लग रही थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी एक इल्यूजन हो सकती है। मेहुल और सायरा से मिलते हुए आरव ने सिर्फ इतना कहा कि आज शहर हैवी है। दोनों ने इसे टायर्डनेस समझा, और यही ठीक था, क्योंकि हर ट्रूथ शेयर करने लायक नहीं होता। कुछ ट्रूथ्स सिर्फ ट्रेजेक्टरी बदलते हैं। रात फिर उतरने लगी, और इस बार आरव छत पर नहीं गया, वह ग्राउंड लेवल पर रहा, सिटी के हार्ट के पास। सिस्टम की आखिरी विस्पर ऑलमोस्ट कैजुअल थी, आगे की दिशा स्पष्ट हो रही है, और आरव को महसूस हुआ कि अब सवाल यह नहीं है कि कौन देख रहा है, बल्कि यह है कि कब सामने आएगा। सैंडशेल सिटी अब एक वेटिंग रूम बन चुकी थी, और ईपी 43 वहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बिना रुके ईपी 44 की ओर बहता चला गया, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां हर नया कदम किसी अनसीन अलायंस या कोलिजन की नींव रखता है। और आरव सिंह चौधरी उस बहाव के बीच खड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 44। जो साथ नहीं दिखता, वही दिशा बदलता है। रात पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि सैंडशेल सिटी की धड़कन फिर बदलने लगी। यह वही धड़कन थी जो बाहर से सुनाई नहीं देती, लेकिन जमीन के नीचे, दीवारों के भीतर और कल्टीवेटर्स की नसों में एक साथ गूंजती है।
EP43 की कंटिन्यूटी अब किसी रिकैप की मोहताज नहीं थी, क्योंकि आरव सिंह चौधरी के लिए पिछली शाम खत्म ही नहीं हुई थी। वह बस शेप बदलकर आगे बढ़ गई थी। वही अधूरी जानकारी, वही बिना नाम व्यक्ति की आंखें, वही सिस्टम की कंट्रोल्ड साइलेंस। सब कुछ अभी भी प्रेजेंट टेंस में चल रहा था, जैसे समय खुद आरव के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो, न आगे न पीछे, बिल्कुल साथ। आरव अब इनर ट्रांजिट कॉरिडोर में था। यह कॉरिडोर सैंडशेल का वह हिस्सा था जहां बाहर से आने वाले कल्टीवेटर्स और अंदर की पॉलिटिक्स पहली बार टकराती है। हवा में सॉल्ट और डस्ट का अजीब मिश्रण था, और क्राउड में चलते हुए हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी फैक्शन से जुड़ा हुआ था। यहाँ एनोनिमिटी सबसे महंगी करेंसी थी, और आरव की प्रेजेंस अब एक्सीडेंटल नहीं रही थी। मेहुल पीछे था, वेस्ट रिज ट्रेडर्स का जूनियर एस्कोर्ट, उम्र 22 वर्ष, कल्टीवेशन सॉलिड कोर अर्ली स्टेज। उसका काम सिर्फ रास्ता दिखाना और ज्यादा सवाल न पूछना। सायरा थोड़ी दूरी पर, मिराज वीव सेक्ट की आउटर डिसाइपल, उम्र 19, कल्टीवेशन स्पिरिट वेन पीक, दिखने में शांत लेकिन सेंसेस शार्प। आरव ने उन्हें डेलिब्रेटली अलग अलग रखा था, क्योंकि आज कोलिजन इंडिविजुअल लेवल पर होना था, ग्रुप लेवल पर नहीं। चलते हुए आरव को महसूस हुआ कि सिस्टम का ऑब्जर्वेशन मोड अब पैसिव नहीं रहा। वह सटली एनवायरनमेंटल क्यूज पढ़ रहा था, प्रेशर फ्लक्चुएशन, स्पिरिचुअल डेंसिटी, और सबसे अहम ह्यूमन इंटेंट। तभी एक नया प्रेजेंस ओवरलैप हुआ। यह वही सिग्नेचर नहीं था जो पहले मिला था। यह भारी था, ग्राउंडेड और डायरेक्ट, सामने से आता हुआ, बिना छुपे, क्राउड को चीरता हुआ। उसका नाम था खरून डेर, ऐश ड्यून एनक्लेव का एनफोर्समेंट कैप्टन, उम्र 38 वर्ष, कल्टीवेशन अर्थबाउंड रियल मिड स्टेज, काम सैंडशेल की इनर स्टेबिलिटी बनाए रखना, असल में पावर बैलेंस को अपने एनक्लेव के पक्ष में मोड़ना। उसकी चाल में हेजिटेशन नहीं था, और आंखों में क्यूरियोसिटी कम, असेसमेंट ज्यादा। खरून ने आरव को देखकर कदम धीमे किए, सीधे रोका नहीं, क्योंकि अथॉरिटी वाले हमेशा पहले डिस्टेंस नापते हैं। उसने बात शुरू की बिना भूमिका के, तुम बाहर से आए हो, लेकिन शहर तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे तुम यहीं के हो। यह स्टेटमेंट थी, सवाल नहीं। आरव रुका, मेहुल इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे गया। सायरा ने स्पिरिचुअल सेंस फैलाया लेकिन एक्टिवेट नहीं किया। आरव ने जवाब दिया, शहर सबको देखता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग नजर में आ जाते हैं। इस एक्सचेंज में कोई एनर्जी क्लैश नहीं था, लेकिन इंटेंट क्लैश साफ था। सिस्टम ने इंटरनल पिंग दिया, संभावित टकराव नियंत्रित, परिणाम अनिश्चित। खरून हल्का सा हंसा, जैसे उसे वही कन्फर्मेशन मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी। उसने बताया बिना मांगे कि ऐश ड्यून एनक्लेव आज रात सिटी के ईस्टर्न वॉल्ट्स सील करने वाला है। कारण बताया गया, सिक्योरिटी। असली कारण रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, और यह जानकारी किसी आउटसाइडर को देना एक्सीडेंटल नहीं था, यह बेट था। आरव ने उसे पकड़ा लेकिन निगला नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि वॉल्ट्स की हवा भारी है, जो सील करता है वही पहले घुटता है। खरून की आंखों में एक सेकंड के लिए सीरियसनेस आई, फिर वह मुड़ गया। जाते जाते उसने आरव को नहीं देखा, लेकिन उसकी ऑरा साफ कह रही थी, यह बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई। आरव आगे बढ़ा, लेकिन राउट बदल दिया। इनर वॉल्ट्स की ओर नहीं, बल्कि ओल्ड रेजोनेंस टनल्स की तरफ। यह वही जगह थी जहां सैंडशेल सिटी की पुरानी नींव और नए एम्बिशंस एक दूसरे को काटते हैं। सिस्टम ने रास्ते में एक साइलेंट अपडेट दिया, मार्ग परिवर्तन स्वीकार। संभाव्यता बढ़ी, और आरव को समझ आ गया कि अनसीन फॉलोअर अब सिंगुलर नहीं रहा, लेयर्स बन रही थीं। कोई टेस्ट कर रहा है, कोई वॉर्न, कोई प्रोवोक, और कोई ऑब्जर्व। टनल के एंट्रेंस पर एक और कैरेक्टर इंटरसेक्ट हुआ, लुकई, डेजर्ट स्क्रिप्ट आर्काइव का वॉन्डरिंग स्क्राइब, उम्र 50 के आसपास, कल्टीवेशन मात्र ब्रेथ हार्मोनाइजेशन लेट स्टेज, लेकिन नॉलेज डेंसिटी खतरनाक। उसका काम पुरानी कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरगॉटन सेक्ट पैक्ट्स को पढ़ना और बेचना। उसने आरव को पहचान लिया, क्योंकि ऐसे लोग प्रेजेंस नहीं, पैटर्न पहचानते हैं। लुकई ने धीमी आवाज में कहा कि सैंडशेल सिटी 3 दिन में वही नहीं रहेगी जो आज है।
और जो लोग आज सही जगह खड़े हैं वही कल जिंदा रहेंगे। आरव ने पूछा नहीं कि सही जगह कौन सी है, क्योंकि जवाब कभी डायरेक्ट नहीं होता। टनल में उतरते ही बाहरी आवाजें फेड हो गईं, लेकिन प्रेशर बढ़ गया। यह प्रेशर कल्टीवेशन का नहीं था, यह चॉइस का था। ईपी 44 अब साफ तौर पर सेटअप नहीं रहा, यह मूवमेंट था। हर कैरेक्टर जो आरव से टकरा रहा था, खरून, लुकई और वह बिना नाम शैडो, सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। सिस्टम ने आखिरी बार उस रात सॉफ्टली नोट किया, संघर्ष रेखाएं उभर रही है। और आरव सिंह चौधरी बिना रुके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब रुकना विकल्प नहीं था। सैंडशेल सिटी अब सिर्फ एक शहर नहीं रही थी, वह एक थ्रेशहोल्ड बन चुकी थी। और जो थ्रेशहोल्ड पार करता है वह या तो बदलता है या मिट जाता है। कहानी यहीं थमी नहीं, बल्कि उसी सांस में अगले मोड़ की ओर खिसक गई। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 45। दहलीज के उस पार। रेत के शहर की वह सीमा जहां कदम रखने से पहले कोई शपथ नहीं ली जाती, लेकिन हर सांस अपने आप एक करार बन जाती है। वहीं से कहानी बिना रुके आगे बह रही थी। पिछली सारी घटनाएं किसी बीते अध्याय की तरह नहीं, बल्कि अभी भी आरव सिंह चौधरी की नसों में घूमती हुई गर्मी की तरह मौजूद थीं। टनल की ठंडी दीवारों से निकलकर आई हुई रेत भरी हवा, दबे हुए शब्द, अधूरे सौदे, अनकहे इशारे, सब कुछ जैसे एक ही सांस में जुड़ा हुआ था। कोई ठहराव नहीं, कोई साफ सीमा नहीं कि कहाँ एक घटना खत्म हुई और दूसरी शुरू। बस इतना साफ था कि अब पीछे लौटना एक विकल्प नहीं रहा, और आगे बढ़ना सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि पहचान बन चुका था। ईस्टर्न शैडो डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। यहाँ की हवा में रॉ प्रेशर नहीं था, बल्कि लेयर्ड इंटेंट था। हर गली, हर बालकॉनी, हर ऊंचे पत्थर पर बैठी नजर कुछ न कुछ तौल रही थी। औकात, खतरा या अवसर। आरव की चाल स्टेडी थी, लेकिन चेतना पूरी तरह खुली हुई। वह जानता था कि यहाँ हर मूवमेंट को कोई न कोई पढ़ रहा है। सामने से आता हुआ पहला व्यक्ति अपने आप में कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं था। उसका नाम था केल मोरिन, ऐश ड्यून एनक्लेव का आउटर एनफोर्सर। उम्र लगभग 30 वर्ष, कल्टीवेशन स्टोन ब्रेथ रियर्न लेट स्टेज, काम, बाउंड्री डिस्प्यूट्स को फिजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना। उसका शरीर भारी था, लेकिन कदम हल्के, और आंखों में वह ठंडापन था जो सिर्फ बहुत कुछ झेलने के बाद आता है। उसने रास्ता नहीं रोका, बस समानांतर चलता रहा। यह साथ चलना ही एक चेतावनी था। उसी क्षण सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, बिना किसी ड्रामेटिक टोन के, पर्यवेक्षण जारी है, बाहरी दबाव मापा जा रहा है। आरव ने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे पता था कि अभी प्रतिक्रिया देना कमजोरी मानी जाएगी। केल ने धीमी आवाज में बताया कि इस जोन में जो भी अकेला चलता है वह या तो बहुत ताकतवर होता है या बहुत बेवकूफ, और दोनों ही कैटेगरी जल्दी नोटिस हो जाती हैं। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस दिशा बदली। यह छोटा सा बदलाव केल के अनुभव से टकराया, क्योंकि यह डर से नहीं बल्कि चॉइस से लिया गया कदम था। आगे बढ़ते ही एक खुला कोर्टयार्ड आया जहां रेत पत्थर में बदल चुकी थी। वहां मौजूद थी मीरा वेस्क, मिराज वीव की नेगोशिएटर। उम्र 25 वर्ष, कल्टीवेशन इल्यूजन पल्स रियल मिड स्टेज, पेशा इन्फॉर्मेशन को सौदे में बदलना। उसका चेहरा शांत था, लेकिन ऑरा अस्थिर, जैसे हर शब्द के पीछे दूसरा अर्थ छिपा हो। उसने बिना भूमिका के बता दिया कि इस इलाके में बैलेंस टूट रहा है, और जो भी यहाँ टिकेगा उसे किसी न किसी धारा से जुड़ना पड़ेगा। आरव ने पहली बार नजर उठाकर सीधे देखा और कहा कि वह धारा नहीं चुनता, वह सोर्स तक जाता है। मीरा की उंगलियां हल्की सी हिली। यह सरप्राइज था, डर नहीं। सिस्टम ने फिर से एक छोटा अपडेट दिया। निर्णय पथ दर्ज किया गया। फ्यूचर लिंक सक्रिय। शब्द कम थे, लेकिन अर्थ भारी। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ शहर नहीं देख रहा, यह उसे पढ़ रहा है। जैसे हर कदम किसी अनसीन स्ट्रक्चर में फिट हो रहा हो। कोर्टयार्ड पार करते ही प्रेशर अचानक कम नहीं हुआ, बल्कि स्मूथ हो गया। यह वह फेस था जहां खतरा छुपता है,
सामने दूर से सैंडशेल सिटी के इनर स्पायर्स दिखाई देने लगे। वहां शक्ति खुलकर नहीं दिखती, वह नियम बनकर काम करती है। चलते चलते एक छाया पीछे से उभरी। नाम था रन हावेक, सैंड लेजर सेक्ट का रोमिंग असेसर, उम्र 40 के आसपास, कल्टीवेशन लेजर को रियर्न अर्ली स्टेज। उसका काम था लोगों की वैल्यू तय करना, एसेट्स में नहीं, इम्पैक्ट में। उसने आरव को रोकने की कोशिश नहीं की, बस चलते हुए उसका नाम लिया, पूरा नाम, बिना गलती के। यह अपने आप में एक मैसेज था कि अब एनोनिमिटी खत्म हो रही है। आरव ने कदम नहीं रोके, लेकिन भीतर एक हल्की सी टाइटनिंग हुई, क्योंकि यह वह बिंदु था जहां पहचान बोझ बनती है। सिस्टम ने अंत में केवल इतना कहा, स्थिति स्पष्ट, दबाव स्थिर, आगे का मार्ग खुला, लेकिन सशर्त, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, सिर्फ ट्रूथ। और आरव सिंह चौधरी उसी ट्रूथ के साथ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब कहानी किसी एक कॉन्फ्रंटेशन या एक जीत की नहीं रही थी। यह उस दहलीज के पार की थी जहां हर अगला कदम किसी और के लिए खतरा और उसके लिए स्वाभाविक बनता जा रहा था। और रेत का शहर धीरे धीरे उसे स्वीकार नहीं बल्कि शामिल करने लगा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 46। स्वीकार्यता से पहले की परीक्षा। रेत के शहर की वह लय जो बाहर से देखने पर स्थिर लगती थी, भीतर से अब आरव सिंह चौधरी की धड़कनों के साथ ताल मिला चुकी थी। पिछली सांसों में बसी हुई नजरें, नाम लेकर पुकारे जाने का वह क्षण, और पहचान के धीरे धीरे बोझ बनते जाने की अनुभूति, सब कुछ ऐसे बह रहा था जैसे यह कोई नई शुरुआत नहीं बल्कि पहले से चल रही यात्रा का अगला स्वाभाविक मोड़ हो। इनर स्पायर्स की ओर बढ़ते हर कदम के साथ आसपास का वातावरण शांत नहीं बल्कि ज्यादा सघन होता जा रहा था। हवा में रेत नहीं थी, लेकिन इंटेंट था, साफ नहीं दिखता था, पर हर पोर्स में घुसता हुआ। और यही वह जगह थी जहां ज्यादातर कल्टीवेटर या तो झुक जाते हैं या टूट जाते हैं। इनर पैसेज में प्रवेश करते ही सामने एक विस्तृत स्टोन वॉक खुला। यहाँ कोई गार्ड नहीं था, लेकिन हर स्टोन एनग्रेव्ड था, नाम, पैक्ट, ब्लड लाइन और सैक्रिफाइस के चिन्हों से। यहीं आरव का सामना हुआ सीलीन कर से, सैंडशेल सिटी की इंटरनल एजुडिकेटर, उम्र 28 वर्ष, कल्टीवेशन स्केल हार्मनी रियल मिड लेट स्टेज। उसका काम था सिटी डिस्प्यूट्स को वर्डिक्ट तक पहुंचाना, लेकिन वह वर्डिक्ट तलवार से नहीं बल्कि बैलेंस से निकलता था। सीलीन की चाल धीमी थी, आवाज हल्की, लेकिन उसके आसपास का ऑरा असामान्य रूप से स्टेबल, जैसे उसने केओस को समझकर उसे स्वीकार कर लिया हो। उसने बिना भूमिका के कहा कि इनर सिटी किसी को प्रवेश नहीं देती, वह सिर्फ देखती है कि कौन भीतर टिक सकता है। आरव ने कोई दावा नहीं किया, कोई शक्ति नहीं दिखाई, बस इतना कहा कि वह टिकने नहीं, समझने आया है। यही वाक्य सीलीन के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ या तो रूल तोड़ने आते हैं या उन्हें बेंड करने। समझने वाले बहुत कम होते हैं। इसी क्षण सिस्टम की आवाज भीतर उभरी, शांत लेकिन स्पष्ट, मूल्यांकन प्रारंभ, आंतरिक संतुलन जांच में कोई चमक नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, बस एक प्रोसेस। और आरव को साफ महसूस हुआ कि यह परीक्षा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। स्टोन वॉक के आगे एक सर्कुलर कोर्ट था, जहां जमीन चिकनी थी और ऊपर खुला आकाश। यहाँ खड़ा था दरेक उल्म, सैंडस्पायर गार्ड कोर्ट्स का कैप्टन, उम्र 35 वर्ष, कल्टीवेशन आयरन पर्ल्स रियर्न पीक स्टेज, पेशा इनर स्पायर्स की फिजिकल इंटेग्रिटी बनाए रखना। उसका शरीर युद्ध का अभ्यस्त था, सांसें गहरी और आंखें सीधे टकराने वाली। उसने आरव से नाम, ओरिजिन और उद्देश्य पूछा, और हर उत्तर के साथ उसकी ऑरा थोड़ा एडजस्ट होती गई। यह टकराव नहीं था, यह कैलिब्रेशन था, जैसे कोई हथियार नहीं बल्कि इंसान तौला जा रहा हो। सिस्टम ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, केवल अंत में एक पंक्ति आई, बाहरी और आंतरिक दबाव में अंतर स्वीकार्य, कोर स्थिर। यही स्टेबिलिटी दरेक ने महसूस की। उसने रास्ता नहीं रोका, सिर्फ इतना कहा कि जो यहाँ से आगे जाता है वह शहर का हिस्सा नहीं बनता, शहर उसकी परीक्षा बन जाता है। आरव आगे बढ़ा, और उस क्षण रेत के शहर ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया।
लेकिन पहली बार उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। आगे बढ़ते हुए गलियां संकरी होती गईं, लेकिन दबाव नहीं बढ़ा। यह वह जोन था जहां पावर दिखाने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। दूर से टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर की आउटलाइन दिखने लगी, वही जगह जहां फ्यूचर थ्रेड्स जुड़ते हैं। सिस्टम की अंतिम विस्पर उसके साथ रही, मार्ग खुला है पर स्थायी नहीं। अगला चरण स्वयं चयन करेगा। और आरव सिंह चौधरी बिना रुके चलता रहा, क्योंकि अब कहानी किसी एक शहर, एक परीक्षा या एक कॉन्फ्रॉन्टेशन की नहीं रही थी। यह उस स्वीकार्यता की थी जो जीतकर नहीं, सहकर मिलती है। और सैंड शेल सिटी की सांसें पहली बार उसके साथ पूरी तरह सिंक होने लगी थीं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 47। जहां शहर सुनता है। रेत के शहर की सांसें अब आरव सिंह चौधरी के साथ टकरा नहीं रही थीं, बल्कि धीरे धीरे उसके रिदम को पहचानने लगी थीं। पिछली परीक्षा का कोई स्पष्ट अंत नहीं था, बस यह एहसास था कि वह पार हो चुका है। जैसे कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ, बल्कि पीछे से खामोशी से हट गया हो। इनर स्पायर्स की वह सीमा जहां शक्ति नहीं बल्कि प्रेजेंस को तौला जाता है। वहीं से आगे बढ़ते हुए वातावरण अचानक हल्का नहीं बल्कि और ज्यादा गहरा हो गया। हवा में कोई दबाव नहीं था, लेकिन इंटेंट था। ऐसा इंटेंट जो दिखाई नहीं देता पर हर कदम पर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो और कब तक रहोगे। आरव का मन स्थिर था। पिछली स्मृतियां बिना शब्दों के बह रही थीं। सीलीन कर की आंखों का ठहराव, दरेक उल्म की चेतावनी, सिस्टम का बिना भाव का मूल्यांकन, सब कुछ जैसे पहले से चल रही नदी में मिल चुका हो। आगे का मार्ग पत्थर का नहीं था, वह रेत का भी नहीं था। वह स्पेस था जहां सिटी खुद ऑब्जर्व करती है। यहाँ पहली मुलाकात हुई नीरा वेल से। उम्र लगभग 22 वर्ष, सैंडशेल आर्काइव की लिसनर, कल्टीवेशन एको सेंस रियल्म अर्ली स्टेज। उसका काम लड़ना या आदेश देना नहीं था, बल्कि शहर में घटने वाले सटल चेंजेस को महसूस करना और रिकॉर्ड करना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन था, जैसे शब्द नहीं बल्कि रेजोनेंस बोल रहा हो। उसने आरव से कोई प्रश्न नहीं किया, बस उसके पास खड़ी रही। और उसी क्षण सिस्टम की एक हल्की सी प्रतिक्रिया उभरी। पर्यवेक्षण स्तर स्थिर, बाहरी हस्तक्षेप शून्य। यह नीरा के लिए पर्याप्त था, क्योंकि लिसनर सवाल नहीं करती, वह सिर्फ यह तय करती है कि कोई झूठा है या नहीं। और आरव के आसपास उसे कोई डिस्टॉर्शन महसूस नहीं हुआ। सिटी कोर की दिशा में बढ़ते हुए रास्ता खुद ब खुद बदलता रहा। गलियां नहीं बल्कि पाथवेज जो सोच के साथ शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ एक और प्रेजेंस उभरी। केल रोवन, उम्र 31 वर्ष, वॉन्डरिंग कल्टीवेटर, कल्टीवेशन वाइंड थ्रेड रियल मिड स्टेज। कोई सेक्ट नहीं, कोई सिटी नहीं, बस मूवमेंट उसका स्वभाव था। वह यहाँ क्यूरियोसिटी में आया था, और आरव से टकराना संयोग नहीं बल्कि इनेविटेबिलिटी था। केल ने मुस्कुराकर कहा कि यह शहर उन लोगों को रोक लेता है जो रुकना चाहते हैं, और उन लोगों को थका देता है जो भागना चाहते हैं। आरव ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस समय कोई उत्तर आवश्यक नहीं था। सिस्टम ने भी कुछ नहीं कहा, और यही साइलेंस केल के लिए सबसे बड़ा संकेत था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक सटल वाइब्रेशन उभरने लगी। यह अलार्म नहीं था, यह एक्नॉलेजमेंट था। सैंडशेल सिटी का डीप लेयर, जहां डिसीजंस नहीं लिए जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। यहाँ आरव ने पहली बार सिटी को सुनना शुरू किया। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मेमोरीज की परतें, पुराने कल्टीवेटर्स की इच्छाएं, टूटे हुए ओथ, और वह लोनलीनेस जो हर पावरफुल स्ट्रक्चर के नीचे दबा रहता है। सिस्टम की आवाज इस बार और भी धीमी थी। अनुकूलन पूर्ण नहीं, पर अस्वीकृति समाप्त। यह कोई विक्ट्री नहीं थी, यह एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। यह वह अवस्था थी जहां सिटी ने तय किया कि आरव को सुना जा सकता है। यहीं आरव सिंह चौधरी को यह एहसास हुआ कि आगे की राह किसी टूर्नामेंट, किसी युद्ध या किसी रैंक से नहीं खुलेगी, बल्कि उन जगहों से खुलेगी जहां शहर, सेक्ट्स और लोग खुद नहीं जाते, क्योंकि वहां मिरर नहीं होते, सिर्फ सच्चाई होती है। सैंडशेल सिटी अब उसके रास्ते में नहीं थी, लेकिन वह अभी उसका हिस्सा भी नहीं बना था।
और यही बीच की स्थिति सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। सिस्टम शांत रहा, सिटी सुनती रही, और आरव बिना रुके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि कहानी किसी नए अध्याय में नहीं गई थी। वह बस उसी धारा में और गहराई तक उतर रही थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 48। शहर के भीतर का मौन। रेत के शहर की वह गहरी परत, जहां ईपी 47 की घटनाएं किसी स्मृति की तरह पीछे नहीं छूटी थीं बल्कि अभी भी सांस ले रही थीं। आरव सिंह चौधरी उसी प्रवाह में आगे बढ़ रहा था, जैसे उसने कभी रुका ही न हो। सिटी का वह सुनने वाला मौन अब उसके कदमों के साथ सिंक्रनाइज होने लगा था। पिछली मुलाकातों की हल्की छाया, नीरा वेल की स्थिर उपस्थिति, के रोवन की घूमती हुई चेतना, सब कुछ जैसे अभी अभी घटा हो और अभी भी जारी हो। कोई साफ सीमा नहीं थी कि कहाँ ऑब्जर्वेशन खत्म हुई और पार्टिसिपेशन शुरू हुई। बस यह एहसास था कि अब शहर आरव को बाहर से नहीं देख रहा बल्कि भीतर से महसूस कर रहा है। सिस्टम की आवाज बहुत देर बाद उभरी, बिना किसी भाव के, लेकिन इस बार शब्दों में एक सटल वेट था। परिस्थिति स्थिर, आंतरिक हस्तक्षेप आरंभिक चरण में। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह सिर्फ संकेत था कि अब जो होगा वह बाहरी नहीं रहेगा। आगे का क्षेत्र सैंडशेल सिटी का वह हिस्सा था जहां पत्थर, रेत और स्पेस का भेद मिट जाता है। इसे कोई नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि नाम देना भी यहाँ एक डिस्टरबेंस माना जाता है। यहीं आरव की टक्कर हुई थरेक आयोन से। उम्र लगभग 34 वर्ष, सिटी एनफोर्सर नहीं बल्कि सिटी मीडिएटर, कल्टीवेशन कोरैंकर रियल्म लेट स्टेज। उसका काम था टकराव को रोकना नहीं बल्कि यह तय करना कि टकराव आवश्यक है या नहीं। थरेक की आंखों में कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी थकान थी, जैसे उसने बहुत पहले तय कर लिया हो कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि सहनशीलता है। उसने आरव से पूछा कि क्या वह सिटी से कुछ लेना चाहता है या कुछ छोड़ने आया है। आरव ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस बार उत्तर शब्दों में नहीं था, और थरेक ने भी उसी मौन को स्वीकार कर लिया। सिस्टम ने फिर से प्रतिक्रिया दी, संघर्ष संभावना न्यूनतम, संतुलन स्वीकार्य। यह पहली बार था जब सिस्टम ने बैलेंस शब्द को बिना किसी तुलना के इस्तेमाल किया। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, सिटी की गहराई और भी सघन होती चली गई। यहाँ हवा नहीं बल्कि प्रेशर चलता था। यह प्रेशर शरीर पर नहीं, इंटेंशन पर पड़ता था। इसी दबाव में आरव ने अपने भीतर उस सटल बदलाव को महसूस किया जो कल्टीवेशन जंप से पहले नहीं बल्कि उसके बाद आता है, जब शक्ति बढ़ चुकी होती है लेकिन मन अभी उसे पूरी तरह अपनाता नहीं। मेमोरीज फिर से बहने लगीं। पहले साइन इन रिवॉर्ड्स, पहली बार जब सिस्टम ने डेस्टिनी शब्द इस्तेमाल किया था, और वह अधूरा एहसास कि कुछ चीजें जानबूझकर छिपाई जा रही हैं। सिस्टम इस बार पूरी तरह शांत रहा, जैसे वह भी इस क्षेत्र में बोलने से बच रहा हो, और यही साइलेंस आरव के लिए सबसे बड़ा संकेत था कि आगे की राह केवल उसकी अपनी अवेयरनेस से खुलेगी। शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए स्पेस अचानक संकुचित नहीं हुआ बल्कि फैल गया, जैसे सिटी उसे परखने के बजाय जगह दे रही हो। यहीं एक अंतिम प्रेजेंस उभरी, लाइसा कोर, उम्र 19 वर्ष, सैंड क्वायर की ट्रेनी, कल्टीवेशन ब्रेथवीव रियल्म अर्ली स्टेज। उसका काम था सिटी के रिदम को गाना नहीं बल्कि उसे महसूस करना और आगे पहुंचाना। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सहज स्वीकार था। उसने आरव से कहा कि शहर अब उसे पहचानता है, लेकिन भरोसा अभी बाकी है। यह कोई एक्यूसेशन नहीं था, यह एक तथ्य था। सिस्टम की आवाज पहली बार इस क्षेत्र में स्पष्ट हुई, पहचान अधूरी पर अस्वीकृति असंभव। और यही वह बिंदु था जहां आरव समझ गया कि वह अब सिटी का आउटसाइडर नहीं रहा, लेकिन इनसाइडर बनने के लिए उसे अभी कई ऐसी जगहों से गुजरना होगा जहां कोई शहर, कोई सेक्ट और कोई नाम साथ नहीं चलता। कहानी यहाँ किसी क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंची बल्कि और गहराई में उतर गई। सैंडशेल सिटी अब पीछे नहीं छूट रही थी, वह आरव के भीतर एक लेयर की तरह जुड़ रही थी, और आगे जो भी होगा वह किसी एक स्थान की वजह से नहीं बल्कि उन सभी मौनों की वजह से होगा जिन्हें उसने सुना। सिस्टम शांत हो गया,
सिटी सांस लेती रही और आरव बिना रुके उसी प्रवाह में आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि यह कहानी किसी नए अध्याय की शुरुआत नहीं थी। यह उसी चलती हुई धारा का अगला गहरा मोड़ था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 49। जो सुनाई नहीं देता। रेत के शहर का मौन ईपी 48 के अंत के साथ खत्म नहीं हुआ था। वह आरव सिंह चौधरी के भीतर एक स्थायी गूंज बन चुका था, जैसे हर कदम के साथ शहर की सांसें उसके फेफड़ों में उतर रही हों। कोई स्पष्ट रिकैप नहीं था, बस वही बहती हुई स्मृति, थरेक आयोन की थकी हुई आंखें, लाइसा कोर की सहज स्वीकृति और सिस्टम का वह अधूरा वाक्य जो पहचान और अस्वीकृति के बीच अटका हुआ था। सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे समय ने पीछे मुड़ना स्वीकार ही न किया हो। आरव बिना रुके आगे बढ़ता रहा। सैंडशेल सिटी अब नक्शे पर कोई स्थान नहीं था, बल्कि एक स्टेट बन चुका था, और इस स्टेट में चलने के लिए पैरों से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी। जैसे जैसे वह सिटी के उस हिस्से में पहुंचा जहां बिल्डिंग्स नहीं बल्कि लेयर्स होती हैं, हवा अचानक भारी नहीं हुई बल्कि गहरी हो गई। यहाँ हर आवाज देर से पहुंचती थी और हर विचार पहले परखा जाता था फिर स्वीकार किया जाता था। यहीं आरव का सामना हुआ जॉरन मालवेक से। उम्र लगभग 27 वर्ष, पेशे से पाथ रजिस्ट्रार, सैंडशेल के बाहर से आया हुआ, लेकिन अब यहीं अटका हुआ। कल्टीवेशन फ्लोकोर रियल मिड स्टेज। उसका काम था यात्रियों के मार्ग दर्ज करना ताकि सिटी यह याद रख सके कि कौन आया और किस इंटेंशन से आया। जॉरन ने आरव से नाम पूछा, ओरिजिन पूछा और डेस्टिनेशन भी पूछा, लेकिन डेस्टिनेशन पर रुक गया, क्योंकि आरव के पास कोई तय अंत नहीं था। सिस्टम ने इस क्षण पहली बार एक लंबा संकेत दिया, गंतव्य परिवर्तनीय, मार्ग स्वयं निर्माणाधीन। यह कोई कमांड नहीं थी, यह एक एक्नॉलेजमेंट था कि कहानी अब लिनियर नहीं रही। आगे बढ़ते हुए प्रेशर ने आकार बदल लिया। अब वह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठ रहा था। यह वह स्टेज था जहां कल्टीवेशन केवल पावर नहीं बल्कि आइडेंटिटी को रीशेप करता है। आरव ने महसूस किया कि उसका कोर स्थिर है, लेकिन लेयर्स बदल रही हैं, जैसे किसी पुराने हथियार पर नई धार चढ़ाई जा रही हो। सिस्टम फिर शांत हो गया, जैसे उसे पता हो कि इस बिंदु पर बोलना इंटरफेरेंस होगा। सिटी की गहराई में एक और प्रेजेंस उभरी, सेरेथ नाल। उम्र 44 वर्ष, साइलेंट वार्ड का केयरटेकर, कल्टीवेशन एंकर, सोल रियम अर्ली स्टेज। वह कोई फाइटर नहीं था, उसका काम था उन जगहों की देखभाल करना जहां कुछ घट चुका हो और अब केवल उसका प्रभाव बचा हो। सेरेथ ने आरव को बताया कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आवाजें मर जाती हैं लेकिन असर जीवित रहता है, और यही स्थान किसी भी कल्टीवेटर की असली परीक्षा होते हैं। यहाँ आरव रुका नहीं, क्योंकि रुकना भी एक विकल्प था जिसे सिटी नोट कर लेती। सिस्टम ने एक बहुत छोटा लेकिन भारी वाक्य छोड़ा, अवलोकन पूर्ण, अगला चरण स्वनिर्णय आधारित। और यह वही क्षण था जब आरव को समझ आया कि सिस्टम अब रास्ता नहीं दिखाएगा, सिर्फ यह दर्ज करेगा कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। सैंडशेल सिटी अब पूरी तरह पीछे नहीं छूट रही थी। वह आरव की कल्टीवेशन यात्रा का एक साइलेंट लेयर बन चुकी थी। आगे जो भी होगा वह किसी नए एनिमी, नए रियल्म या नई शक्ति की वजह से नहीं होगा, बल्कि उन सभी मौनों की वजह से होगा जिन्हें आरव ने सुना और स्वीकार किया। कहानी बिना रुके आगे बढ़ती रही, क्योंकि यह कभी रुकी ही नहीं थी, बस और गहरी होती जा रही थी। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 50। जिसे रास्ता याद नहीं रहता। सैंडशेल सिटी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी रेत आरव सिंह चौधरी के भीतर अब भी सरक रही थी। ईपी 49 की घटनाएं किसी स्पष्ट स्मृति की तरह नहीं बल्कि एक चलती हुई धुंध की तरह थीं। जॉरन मालवेक का सवाल, सेरेथ नाल की चेतावनी और सिस्टम का वह ठहरा हुआ संकेत, सब मिलकर एक ऐसा फ्लो बना चुके थे जिसमें आरव को अब रुककर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। उसके कदम खुद तय कर रहे थे कि अगला मोड़ कहाँ आएगा। जैसे कल्टीवेशन अब केवल कोर या रियल्म का खेल नहीं रहा बल्कि डायरेक्शनलेस मूवमेंट का अभ्यास बन चुका हो। वह जिस भूमि में प्रवेश कर रहा था उसका कोई नाम नहीं था,
लोग उसे केवल भूला हुआ मार्ग कहते थे, एक ऐसी पट्टी जहां से गुजरने वाले अक्सर डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन यह याद नहीं रख पाते थे कि उन्होंने क्या छोड़ा। हवा यहाँ चलती नहीं थी, वह बस मौजूद रहती थी, और इसी स्थिरता में आरव की सेंसेस और तेज हो गईं। उसे सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया, केल आरवायन, उम्र लगभग 32 वर्ष, पेशे से राउटमेंडर, कल्टीवेशन स्पाइरल वेन रियल्म लेट स्टेज। केल उन लोगों में से था जो रास्तों को ठीक करते थे, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि लोगों की स्मृति में। उसने आरव को देखकर तुरंत पूछा नहीं बल्कि उसे देखने दिया, जैसे वह तय कर रहा हो कि आरव कोई यात्री है या स्वयं एक रास्ता। बातचीत बिना फॉर्मल शुरुआत के हुई। केल ने बताया कि इस क्षेत्र में जो जितना ज्यादा सोचता है उतना ही ज्यादा भटकता है, और जो चलता रहता है वही अंततः सही जगह पहुंचता है। यह बात सुनते ही आरव के भीतर हल्की सी रेजोनेंस हुई, क्योंकि सिस्टम ने भी उसे यही सिखाना शुरू कर दिया था, निर्देश कम और निर्णय ज्यादा। सिस्टम ने पहली बार आज एक नया डेली संकेत दिया, DAILY साइन इन सफल, रिवॉर्ड मेमोरी स्टेबलाइजेशन FRAGMENT। कोई चमकदार ट्रेजर नहीं, कोई गॉड लेवल आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि एक फ्रैगमेंट जो केवल इतना करता था कि आरव जो अनुभव करे वह बिखरे नहीं। यही रिवॉर्ड अपने आप में यह संकेत था कि आगे जो आने वाला है वह हैवी होगा। कल्टीवेशन प्रेशर अचानक भीतर की ओर मुड़ गया। कोर स्थिर था, लेकिन उसकी आउटर लेयर्स में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो रही थी, जैसे किसी अनसीन हैंड ने आरव की यात्रा की गति नहीं बल्कि उसकी डेप्थ बढ़ा दी हो। केल ने यही देखकर पीछे हटना बेहतर समझा, क्योंकि राउटमेंडर्स उन यात्रियों के साथ नहीं चलते जिनके रास्ते खुद इवॉल्व कर रहे हों। आगे बढ़ते हुए भूमि बदलती रही, रेत पत्थर में, पत्थर धूल में, और धूल अंततः एक ऐसी सतह में जहां कदमों की आवाज भी देर से पैदा होती थी। यहां आरव की मुलाकात हुई इलेरा वेश से, उम्र 25 वर्ष, साइलेंट कार्टोग्राफर, कल्टीवेशन एकोसोल रियल मिड स्टेज। वह नक्शे बनाती थी, लेकिन कागज पर नहीं बल्कि अवेयरनेस में। उसने आरव को बताया कि कुछ यात्राएं नक्शों से नहीं बल्कि गैप्स से तय होती हैं, और आरव उन्हीं गैप्स के बीच चल रहा है। सिस्टम ने इस मुलाकात पर कोई अलर्ट नहीं दिया, और यही सबसे बड़ा संकेत था। कभी कभी सिस्टम का चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। EP-50 का यह पूरा प्रवाह किसी क्लाइमैक्स की तरह नहीं था, न कोई बड़ा युद्ध, न कोई कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू, लेकिन आरव को स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब इरिवर्सिबल हो चुकी है। जो रास्ते याद नहीं रहते वही सबसे गहरे निशान छोड़ते हैं, और यही निशान आगे आने वाले रियम्स, लोगों और रिश्तों की नींव बनेंगे। कहानी बिना रुके आगे बढ़ती रही, क्योंकि अब रुकने का अर्थ था खुद को दोहराना, और आरव सिंह चौधरी उस बिंदु को बहुत पीछे छोड़ चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 51, जहां दिशा भी परीक्षा बन जाती है। पिछली रात की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि आरव सिंह चौधरी के कदम फिर से चल पड़े, जैसे EP-50 की स्मृतियां उसके भीतर किसी शांत नदी की तरह बह रही हों। भूला हुआ मार्ग, केल आरवायन की चेतावनी, इलेरा वेश की खामोश आंखें, सब कुछ बिना रुके भीतर बैठ चुका था, और अब किसी रिकैप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बीत चुका था वही आगे की गति बन गया था। यह इलाका जिसे लोग दिशाहीन पट्टी कहते थे, अब केवल जमीन नहीं रहा बल्कि एक मानसिक दबाव बन चुका था। यहाँ हर कदम के साथ आसपास की हवा नहीं बदलती थी बल्कि सोच का वजन बदलता था। आरव ने महसूस किया कि उसका कल्टीवेशन कोर स्थिर रहते हुए भी बाहरी सर्कुलेशन में सटल शिफ्ट ले रहा है, जैसे स्पाइरल और एको के बीच कोई नई अलाइनमेंट बनने लगी हो। और यही वह बिंदु था जहां सिस्टम की मौजूदगी फिर से स्पष्ट हुई, लेकिन बिना किसी ड्रामेटिक इंटरप्शन के। दैनिक साइन इन पूर्ण इनाम, डायरेक्शनल सेंस, BSIC। विवरण, भ्रम के बीच प्राथमिक दिशा बनाए रखने की क्षमता। सिस्टम का यह संदेश हिंदी में शांत, सपाट और सटीक था। कोई घोषणा नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस एक तथ्य,
और आरव को तुरंत समझ आ गया कि यह रिवॉर्ड आगे आने वाली परीक्षा का सॉफ्ट वार्निंग है, क्योंकि जैसे ही संदेश समाप्त हुआ उसके सामने भूमि ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। रास्ते अब सीधे नहीं मुड़ रहे थे बल्कि समय के साथ खिसक रहे थे। कुछ पग आगे बढ़ते ही पीछे की जमीन धुंध में समा जाती थी। यहाँ आरव की मुलाकात हुई रेत कलनोर से। उम्र लगभग 40 वर्ष, पेशे से बाउंड्री वॉचर, कल्टीवेशन वेनफोर्ज रियल्म अर्ली स्टेज। वह उन सीमाओं की निगरानी करता था जो दिखाई नहीं देती। रेत ने बिना औपचारिक परिचय के कहा कि इस क्षेत्र में दिशा खोना असफलता नहीं बल्कि चयन होता है, और जो दिशा छोड़ने से डरता है वही यहीं फंस जाता है। उसकी आंखों में वर्षों की थकान थी लेकिन आवाज में स्थिरता। आरव ने उससे पूछा नहीं कि आगे क्या है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यहाँ सवाल पूछना भी एक तरह का डायवर्जन है। आगे बढ़ते हुए दबाव अचानक भीतर की ओर मुड़ा। यह फिजिकल नहीं था बल्कि सो लेवल प्रेशर था। आरव का कल्टीवेशन स्तर इस समय स्पाइरल एको कॉन्फ्लुएंस की सीमा पर टिक चुका था। कोई ऑफिशियल रियल्म जंप नहीं, लेकिन इंटरनल कंसोलिडेशन तेज हो रही थी। सिस्टम ने कोई ब्रेक थ्रू अलर्ट नहीं दिया, और यही सबसे बड़ा संकेत था कि यह फेज क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का है। रास्ते में उसे एक छोटी बस्ती मिली जिसे लोग ड्रिफ्ट होल्ड कहते थे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर कल्टीवेटर्स नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने कल्टीवेशन छोड़कर स्थिरता चुनी थी। वहीं उसकी टक्कर हुई मेरा सोलन से। उम्र 28 वर्ष, पेशे से मेमोरी ट्रेडर, कल्टीवेशन रेसिडुअल कोर स्टेज। मेरा मेमोरीज का व्यापार करती थी, लोगों की नहीं, जगहों की। उसने आरव को बताया कि यह इलाका उन यात्रियों को खींचता है जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे की कीमत तय नहीं कर पाए। आरव ने कुछ नहीं खरीदा, कुछ बेचा भी नहीं, लेकिन मेरा की बात उसके भीतर बैठ गई, क्योंकि सिस्टम की डायरेक्शनल सेंस उसी क्षण हल्की सी वाइब्रेट हुई, जैसे पुष्टि कर रही हो कि हर सूचना लेने लायक नहीं होती। दिन और रात का अंतर यहाँ अस्पष्ट था। समय किसी सीधे पैमाने पर नहीं चलता था, और इसी फ्लो में आरव ने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल रियल्म्स पार करने की नहीं रही बल्कि नैरेटिव कंट्रोल की बन चुकी है। सिस्टम ने उसे पावर दी थी, लेकिन अब वह पावर किस दिशा में बहेगी यह तय करना भी आरव की जिम्मेदारी बन गया था। दूर क्षितिज पर एक धुंधला सा स्ट्रक्चर उभरने लगा। कोई शहर नहीं, कोई सेक्ट नहीं, बस एक स्थिर बिंदु। रेत कलनोर ने जिसे स्टिल एक्सिस कहा था, वहां पहुंचने का अर्थ क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वहां से लौटने वाले कभी पुराने जैसे नहीं रहते। आरव ने कदम तेज नहीं किए, उसने गति को स्थिर रखा, क्योंकि इस क्षेत्र में जल्दबाजी ही सबसे बड़ा भ्रम थी, और कहानी बिना रुके आगे बढ़ती रही, जैसे हर अगला क्षण पहले से तय नहीं बल्कि पहले से स्वीकार किया हुआ हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 52। स्थिर बिंदु के भीतर की दरार। कदम रुके नहीं थे, बस उनकी आवाज बदल गई थी। जैसे ईपी 51 में जो दिशा बनी थी वही अब आरव सिंह चौधरी को अपने आप आगे खींच रही हो। स्टिल एक्सिस की वह धुंधली परछाई अब केवल क्षितिज की कल्पना नहीं रही बल्कि सामने फैलता हुआ एक मौन दबाव बन चुकी थी। हवा यहाँ न गर्म थी न ठंडी, लेकिन हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे फेफड़े नहीं बल्कि कल्टीवेशन कोर सांस ले रहा हो। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी स्पाइरल एको कॉन्फ्लुएंस अब स्थिर नहीं रही, उसमें सूक्ष्म तरंगे उठ रही थीं। यह ब्रेक थ्रू नहीं था बल्कि फाउंडेशन का पुनर्संयोजन था, और यही वह स्थिति थी जहां कई कल्टीवेटर्स टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा जबकि भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। इसी साइलेंट फ्लो के बीच सिस्टम की मौजूदगी फिर से उभरी, बिना किसी तेज चेतावनी के, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब उसका स्वभाव बन चुका था। दैनिक साइन इन पूर्ण इनाम कोर स्टैबिलाइजेशन मार्क MINOR। विवरण आंतरिक असंतुलन को धीरे धीरे स्थिर करने वाली छाप। यह रिवॉर्ड फ्लैशी नहीं था, लेकिन आरव समझता था कि यही असली आधार है, क्योंकि बिना स्थिर कोर के कोई भी शक्ति केवल बोरोड होती है। आगे बढ़ते हुए भूमि अचानक समतल हो गई।
जैसे किसी ने हजारों वर्षों से इसे जानबूझकर अपरिवर्तित रखा हो। यहीं उसकी मुलाकात हुई थ्रेन वाल्मर से। उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशे से एक्सिस कीपर, कल्टीवेशन पल्स फोर्ज रियल मिड स्टेज। उसका काम था स्टिल एक्सिस के किनारों की निगरानी करना। वह किसी सेक्ट से नहीं जुड़ा था बल्कि सीधे इस स्थान से बंधा हुआ था। थ्रेन ने आरव को देखा और बिना प्रश्न पूछे कहा कि जो यहाँ पहुँचता है वह या तो डायरेक्शन खो चुका होता है या डायरेक्शन से ऊपर उठ चुका होता है। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, केवल ऑब्जर्वेशन था। आरव ने जवाब नहीं दिया क्योंकि यहाँ शब्द भी अननेसेसरी वेट बन सकते थे। स्टिल एक्सिस के भीतर प्रवेश करते ही दबाव अचानक उलट गया। बाहर जो दबाव आरव को खींच रहा था, भीतर वही उसे स्थिर करने लगा। समय यहाँ रुकता नहीं था, लेकिन फैल जाता था। एक पल कई स्मृतियों के बराबर और एक स्मृति कई पलों के बराबर। आरव ने अपने भीतर उन सभी एनकाउंटर्स की परतें महसूस की। रेत, कलनोर की चेतावनी, मेरा सोलन की बातें, ड्रिफ्ट होल्ड की स्थिरता, सब कुछ एक ही धुरी पर घूमता हुआ। सिस्टम ने कोई नया टास्क नहीं दिया और यही सबसे बड़ा संकेत था कि यह चरण एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल डिसीजन का है। उसकी कल्टीवेशन प्रक्रिया अब महीनों या वर्षों में नहीं मापी जा सकती थी बल्कि स्टेट्स में बंटने लगी थी। अनुमान के अनुसार इस फेज को स्थिर करने में लगभग 3 वर्ष लग सकते थे, लेकिन आरव जानता था कि समय यहाँ लिनियर नहीं रहेगा। एक्सिस के केंद्र में एक पतली दरार दिखाई दी, कोई फिजिकल क्रैक नहीं बल्कि स्पेस और इंटेंट के बीच की रेखा। थ्रेन वाल्मर ने बताया कि यही वह बिंदु है जहां से कई लोग हायर रियर्न की ओर जंप करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर असफल होते हैं क्योंकि वे इसे गेट समझ लेते हैं, जबकि यह मिरर है। आरव ने उस दरार को छुआ नहीं, उसने केवल उसके सामने बैठकर अपनी सांसों को कोर के रिदम से मिलाया और उसी क्षण कोर स्टैबिलाइजेशन मार्क ने प्रतिक्रिया दी। हल्की गर्माहट, कोई दर्द नहीं, कोई सुख नहीं, बस अलाइनमेंट। कहानी यहाँ किसी क्लाइमैक्स पर नहीं रुकी बल्कि और गहरी हो गई, क्योंकि आरव ने समझ लिया कि आगे की यात्रा रियल्म्स बदलने की नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की सीमाएं पहचानने की होगी। और स्टिल एक्सिस ने उसे रोका नहीं, उसने केवल देखना शुरू किया, जैसे कहानी अब किसी नए अध्याय में नहीं बल्कि उसी अध्याय की गहराई में उतर रही हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 53, जहां नियंत्रण ही शक्ति बन जाए। भीतर की वह स्थिरता अब साधारण ध्यान नहीं रही थी, वह एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी जहां हर श्वास पिछले अनुभवों की याद दिलाए बिना भी उन्हें अपने भीतर समेटे हुए थी। जैसे आरव की कल्टीवेशन पहले से चल रही किसी लंबी यात्रा का स्वाभाविक अगला कदम हो, न कोई अचानक छलांग, न कोई जबरन, बस निरंतर आगे बढ़ता हुआ प्रवाह। उसकी चेतना अब उस बिंदु को पार कर चुकी थी जहां शक्ति को पकड़ा जाता है और उस स्तर में प्रवेश कर चुकी थी जहां शक्ति खुद अनावश्यक रूप से उजागर होने लगती है। हल्का सा रिकैप उसकी अवेयरनेस में अपने आप उभर आया। रेत के शहर की सांसें, दबाव, प्रतिध्वनियां और वह लगातार बढ़ती स्पष्टता, लेकिन यह सब किसी स्मृतिविराम की तरह नहीं बल्कि बहते पानी में उभरे बुलबुले की तरह था। आया और बिना रुके आगे बह गया। शरीर स्थिर था पर अंदर ऊर्जा की परतें अब एक दूसरे से टकरा नहीं रही थीं, वे एक दूसरे के साथ समन्वय में घूम रही थीं, जैसे किसी ने केओस को नहीं रोका बल्कि उसे समझाकर क्रम में बदल दिया हो। बाहर की दुनिया में कुछ भी नाटकीय नहीं बदला, यही सबसे डरावनी बात थी। हवा वैसी ही चल रही थी, कदमों की आवाजें वैसी ही थीं, लेकिन जो लोग संवेदनशील थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य सीमा के भीतर कदम रखते ही उनकी कल्टीवेशन की लय हल्की सी बिगड़ रही हो। यह कोई दमन नहीं था बल्कि प्रेजेंस का प्रभाव था। आरव अब दबाव नहीं डाल रहा था, वह बस मौजूद था और वही मौजूदगी दूसरों की अस्थिरता को उजागर कर रही थी। सिस्टम की अनुभूति अब भी थी, लेकिन वह अब किसी मार्गदर्शक की तरह बोल नहीं रहा था। वह एक शांत साक्षी बन चुका था, जैसे यह स्वीकार कर चुका हो कि आगे की दिशा तय करने की जिम्मेदारी अब केवल आदेशों से नहीं चलेगी,
इसी मौन के बीच आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि कल्टीवेशन का असली अर्थ अक्यूमुलेशन नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन है। क्या भीतर रखना है और क्या स्वतः गिर जाने देना है। और जैसे ही यह विचार पूरी तरह स्पष्ट हुआ, कोर के आसपास की ऊर्जा और भी सघन हो गई, पर बिना किसी शोर के। रात गहराती चली गई और अंधेरे के साथ परसेप्शन और भी तीक्ष्ण होता गया। आरव अब चीजों को उनके रूप में नहीं बल्कि उनके इरादों में देख रहा था। भय, लालच, जिज्ञासा सब एक ही सतह पर साफ दिख रहे थे। और इसी क्लैरिटी के बीच वह पुरानी सी अनजानी रेजोनेंस फिर से पास आई, इस बार जांचने नहीं बल्कि स्वीकार करने के भाव के साथ, जैसे कोई बहुत पुराना नियम यह मान रहा हो कि सामने वाला अब खुद को संभाल सकता है। आरव ने प्रतिक्रिया नहीं दी, न उत्साह न सावधानी, बस प्रवाह को वैसा ही रहने दिया। और उसी क्षण एक स्थायी संतुलन बैठ गया। ऐसा संतुलन जो टूटने के लिए नहीं बल्कि आगे की कठिनाइयों को सहने के लिए बना हो। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई सीमा रेखा पार करने का शोर नहीं उठा, लेकिन भीतर ही भीतर यह तय हो चुका था कि आगे की राह अब साधारण संघर्षों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों से भरी होगी जहां नियंत्रण खोने वाला नहीं बल्कि नियंत्रण बनाए रखने वाला ही आगे बढ़ पाएगा। और कहानी उसी मौन निर्णय के साथ बिना रुके आगे सरकती चली गई। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 54। रेखा के उस पार जो दिखता है। उस मौन संतुलन के बैठते ही समय जैसे फिर से बहने लगा। कोई नया दृश्य नहीं बदला, कोई अचानक संकट सामने नहीं आया, फिर भी आरव को साफ महसूस हो रहा था कि जिस जमीन पर वह खड़ा है वह वही नहीं रही। यह वही स्थान था लेकिन उसका अर्थ बदल चुका था, जैसे किसी ने नक्शे की रेखाएं नहीं बदली हों पर दिशाएं उलट दी हों। हल्का सा एहसास पिछली घटनाओं का अपने आप भीतर से गुजरा। रेत के शहर की दबी हुई सांसें, नियंत्रण की वह पहली अनुभूति और सिस्टम का मौन स्वीकार। पर यह रिकैप किसी स्मृति विराम की तरह नहीं आया। यह तो जैसे उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका हो। और इसी बहते हुए फ्लो में आरव ने पहला कदम आगे बढ़ाया। वह कदम बाहर की दुनिया में साधारण था लेकिन भीतर की कल्टीवेशन में यह एक स्पष्ट घोषणा जैसा था कि अब वह केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह चयन करेगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आसपास के लोगों की अवस्थाएं अपने आप स्पष्ट होती चली गईं। कोई डर में जकड़ा था, कोई लालच से भरा, कोई केवल जिज्ञासा में डूबा हुआ। और इन सब के बीच आरव को पहली बार यह समझ आया कि असली बाधा बाहरी शत्रु नहीं बल्कि वे भाव हैं जो कल्टीवेशन को अनजाने में दूषित कर देते हैं। इसी स्पष्टता के बीच उसकी ऊर्जा अपने आप गहराने लगी। यह कोई जबरन किया गया सर्कुलेशन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो शरीर और आत्मा दोनों ने एक साझा लय चुन ली हो। कोर के भीतर एक नई परत बन रही थी, न तेज न भारी बल्कि स्थिर और भरोसेमंद। और यही स्थिरता आसपास के माहौल में एक अजीब सा प्रभाव डाल रही थी। कुछ लोग अनजाने में दूरी बना रहे थे, कुछ बिना कारण असहज हो रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह उपस्थिति सुरक्षित लग रही थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांत दीवार। इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए आरव ने महसूस किया कि सिस्टम अब भी मौजूद है, पर उसका अस्तित्व अब आदेश देने वाले से ज्यादा मापने वाले का हो गया है। वह किसी टीचर की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह काम कर रहा था। हर कदम पर यह दिखा रहा था कि भीतर क्या स्थिर है और क्या अभी भी हिल सकता है। और शायद यही कारण था कि आगे का रास्ता पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगा। यह कोई सीधी राह नहीं थी, बल्कि ऐसी दिशा थी जहां हर निर्णय भविष्य की कई परतों को छू सकता था। आरव ने न तो जल्दबाजी की न ही रुका, उसने बस उस लय को पकड़े रखा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि कल्टीवेशन का अगला चरण शक्ति बढ़ाने से नहीं बल्कि उस शक्ति के साथ जीने से जुड़ा है। रात का अंधेरा और गहरा हुआ, लेकिन उसके भीतर का दृश्य और भी साफ होता चला गया। सीमाएं अब बाहर खींची हुई रेखाएं नहीं रहीं, वे भीतर महसूस होने लगीं। और जैसे ही आरव ने उस अदृश्य रेखा के पास कदम रखा, उसे यह एहसास हुआ कि पार जाने का अर्थ किसी बड़े विस्फोट या घोषणा से नहीं होगा, बल्कि एक शांत स्वीकृति से होगा, स्वयं की, अपनी दिशा की
और उस जिम्मेदारी की जो इसके साथ आती है, उसने बिना रुके आगे बढ़ना चुना। और कहानी उसी निरंतर बहाव के साथ आगे सरकती चली गई, जैसे यह सब पहले से चल रहा था और अब बस और गहराता जा रहा हूं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 55। जहां दिशा खुद को चुनती है। कदम आगे बढ़ चुके थे और पीछे छूटती हुई स्थिति किसी याद की तरह नहीं बल्कि किसी अधूरे वाक्य की तरह भीतर गूंज रही थी। रेखा पार हो चुकी थी या नहीं, इसका उत्तर आरव ने बाहर नहीं खोजा, क्योंकि भीतर जो बदलाव आया था वही प्रमाण था। हल्का सा वही एहसास जो पहले कभी सिस्टम के जागते समय आया था, लेकिन अब वह आदेश नहीं था, वह सहमति थी। जैसे चेतना और शरीर ने एक दूसरे से बिना शब्दों के समझौता कर लिया हो। पिछली घटनाओं की परछाई स्वाभाविक रूप से साथ चल रही थी। रेत, नियंत्रण, मौन, पर कहीं भी रुकावट नहीं बनी। सब कुछ उसी बहाव में घुला रहा। और इसी फ्लो में आरव ने महसूस किया कि उसकी कल्टीवेशन अब केवल ऊर्जा को संभालने तक सीमित नहीं रही, वह अर्थ संभालने लगी है। चारों ओर वातावरण सामान्य दिखता था, लेकिन संवेदनाएं सामान्य नहीं थीं। हर दिशा में सूक्ष्म हलचल थी, जैसे दुनिया उसकी उपस्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रही हो। कुछ दूर खड़े लोग अनजाने में उसकी ओर देख रहे थे। किसी को यह पता नहीं था कि क्यों, और आरव को भी किसी परिचय या टकराव की आवश्यकता नहीं लगी, क्योंकि इस चरण में पहचान शब्दों से नहीं बल्कि रेजोनेंस से होती है। भीतर का कोर शांत था लेकिन गहरा, किसी स्थिर जलाशय की तरह जिसके नीचे प्रवाह लगातार चलता रहता है। यही प्रवाह उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था, नसों में नहीं बल्कि इरादों में। और यह इरादा किसी लक्ष्य को पकड़ने का नहीं बल्कि सही क्षण को पहचानने का था। सिस्टम की उपस्थिति अब लगभग अदृश्य हो चुकी थी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई निर्देश नहीं, बस कभी कभी एक हल्की सी क्लैरिटी, जैसे किसी ने धुंध हटा दी हो और फिर हाथ पीछे खींच लिया हो। और आरव समझ रहा था कि यही वह अवस्था है जहां कल्टीवेशन असली परीक्षा लेती है, क्योंकि जब सहारा दिखता है तब चलना आसान होता है, लेकिन जब सहारा भीतर समा जाए तब गिरने और उठने की जिम्मेदारी पूरी तरह अपनी हो जाती है। इसी एहसास के साथ उसने अपने ब्रीदिंग रिदम को बदले बिना ही सर्कुलेशन को और स्थिर किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, केवल बैलेंस। और यह बैलेंस आसपास की ऊर्जा में हल्का सा दबाव पैदा कर रहा था, जैसे हवा भी उसके आसपास बहते समय सावधान हो गई हो। समय का एहसास धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, न तेज हुआ न रुका, बस फैल गया। और इसी फैलाव में भविष्य की एक धुंधली सी झलक सामने आई। कोई स्पष्ट चित्र नहीं, बल्कि संकेत, रास्ते जो अलग अलग दिशाओं में जा सकते थे, लोग जो मित्र भी हो सकते थे और बाधा भी, और एक ऐसी शक्ति जो अभी दूर थी लेकिन उसकी जड़ें यहीं से निकल रही थीं। आरव ने उस झलक को पकड़े रखने की कोशिश नहीं की, उसने उसे आने और जाने दिया, क्योंकि वह जान चुका था कि इस चरण में जो चीज बांधने की कोशिश की जाए वही सबसे पहले टूटती है। कहानी बिना रुके आगे बढ़ रही थी, जैसे यह सब पहले से चल रहा हो और आरव बस अब उसकी धड़कन के साथ ताल मिला रहा हो। कोई घोषणा नहीं हुई, कोई निर्णायक पल बाहर से नहीं दिखा, लेकिन भीतर एक साफ रेखा खिंच चुकी थी। अब वह केवल सिस्टम के सहारे बढ़ने वाला कल्टीवेटर नहीं रहा, वह अपनी दिशा को महसूस करने वाला अस्तित्व बन चुका था। और इसी शांत, गहरे, लगातार बहते हुए क्षण के साथ यह प्रवाह आगे सरकता चला गया, बिना रुके, बिना विराम, जैसे आगे जो है वह खुद आने के लिए तैयार बैठा हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 56। मौन के भीतर उठती हुई लहर। जो चल रहा था वह रुका नहीं, बल्कि और गहराता चला गया। पिछली अवस्था की शांति अब स्थिर नहीं रही, बल्कि उसके भीतर हल्की सी तरंग बनने लगी, जैसे शांत जल में किसी ने बहुत दूर से पत्थर नहीं बल्कि याद फेंकी हो। आरव को किसी रिकैप की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब कुछ वैसे ही भीतर बह रहा था। रेत, दिशा, मौन और वह सूक्ष्म संतुलन सब एक दूसरे में घुल चुके थे। शरीर आगे बढ़ रहा था लेकिन चेतना कहीं और फैल रही थी।
आसपास की दुनिया अब केवल दृश्य नहीं रही, वह एक स्ट्रक्चर बन चुकी थी जिसमें हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर खाली जगह का अपना प्रेशर था। और आरव इस प्रेशर को झेल नहीं रहा था बल्कि उसे पढ़ रहा था, जैसे कोई कल्टीवेटर नहीं बल्कि कोई लिसनर हो जो दुनिया की सांसों की गिनती कर रहा हो। कदम अपने आप पड़ते रहे, किसी निश्चित स्थान की ओर नहीं बल्कि उस बिंदु की ओर जहां ऊर्जा का फ्लो असामान्य रूप से स्मूथ हो गया था। रास्ते में जो लोग दिखे वे सामान्य थे, व्यापारी, यात्री, गार्ड्स, लेकिन उनके ऑरा में हल्का सा कंपन था, जैसे आरव की उपस्थिति उनके भीतर के बैलेंस को छू रही हो। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई नाम नहीं पूछा गया, क्योंकि इस स्तर पर पहचान आंखों से नहीं बल्कि रेजोनेंस से होती है। और यही रेजोनेंस आरव के भीतर लगातार रिफाइन हो रहा था। उसकी कल्टीवेशन अब केवल मात्रा नहीं बढ़ा रही थी बल्कि क्वालिटी बदल रही थी। ऊर्जा भारी नहीं थी, साफ थी, और इसी साफपन ने उसके भीतर एक अजीब सी सर्टेनिटी पैदा की कि अगला बदलाव बाहरी नहीं होगा, वह भीतर से फूटेगा। सिस्टम की उपस्थिति अब शब्दों में नहीं आती थी, वह आदेश नहीं देता था, वह सुझाव भी नहीं देता था, बस कभी कभी एक सीधी सी क्लैरिटी छोड़ जाता था, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दी हो और बिना कुछ कहे चला गया हो। आरव ने महसूस किया कि उसकी ब्रीदिंग के साथ एनर्जी सर्कुलेशन अपने आप सिंक हो रही है, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। और इसी एफर्टलेस अवस्था में उसके शरीर के गहरे हिस्सों में हड्डियों, रक्त और मांसपेशियों के बीच एक हल्का सा हीट पैदा हुआ, न जलाने वाला, न डराने वाला, बल्कि अवेकन करने वाला, जैसे शरीर किसी पुराने प्रॉमिस को याद कर रहा हो। समय फिर से फैलने लगा, लेकिन इस बार उसके साथ एक वेट भी आया, भविष्य का नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि जितनी गहराई में कल्टीवेशन उतरती है उतनी ही अकेली होती जाती है। आरव समझ रहा था कि आगे जो रास्ते खुलेंगे वहां भीड़ कम होगी, शब्द कम होंगे और निर्णय अधिक। फिर भी उसके भीतर कोई भय नहीं उठा, केवल एक स्थिर स्वीकार्यता थी, जैसे वह पहले ही मान चुका हो कि यह मार्ग आसान नहीं होगा और फिर भी यही सही है। हवा में हल्की सी गंध बदली, वातावरण का टेक्सचर बदला, और आरव को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वह किसी सीमा के पास है। कोई दिखाई देने वाली दीवार नहीं, कोई लिखित नियम नहीं, बस एक अदृश्य लाइन जिसे पार करने पर चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब हैं। उसने कदम रोका नहीं, न तेज किया, बस वही रिदम बनाए रखा, क्योंकि अब उसकी कल्टीवेशन यही सिखा रही थी कि सही गति वही होती है जो भीतर से तय हो। और इसी अनइंटरप्टेड फ्लो में, बिना किसी ड्रामेटिक पल के, बिना किसी घोषणा के, कहानी अगले स्तर की सांस लेने लगी, जैसे मौन के भीतर कोई नई लहर उठ चुकी हो और उसे बस आगे बढ़ना ही था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 57। सीमा के उस पार की धड़कन। जो रेखा पार हो चुकी थी वह अब पीछे नहीं रह गई थी बल्कि आरव के भीतर एक स्थायी अनुभूति बन गई थी, जैसे किसी ने दिशा नहीं बदली बल्कि दृष्टि का एंगल बदल दिया हो। पिछली अवस्था की स्मृति अब रिकैप जैसी नहीं लगी बल्कि निरंतर बहती चेतना का ही हिस्सा थी। रेत का मौन, हवा का दबाव, शरीर के भीतर उठती गर्म लहर, सब अब एक ही रिदम में चल रहे थे। आरव को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह स्थान केवल भूगोल नहीं था बल्कि एक ट्रांजिशनल जोन था, जहां लोग आते नहीं थे बल्कि छंट जाते थे। जो टिकते थे वही आगे बढ़ते थे, और इस टिकाव के लिए न तो शक्ति की जरूरत थी न ही साहस की, बल्कि एक ऐसी स्थिरता की जो भीतर से जन्म ले। कदम रखते ही वातावरण ने प्रतिक्रिया दी, कोई हमला नहीं, कोई स्वागत नहीं, बस एक हल्का सा रेजिस्टेंस, जैसे दुनिया खुद जांच रही हो कि सामने खड़ा व्यक्ति फ्लो को तोड़ेगा या उसके साथ बहेगा। आरव की सांसें बिना रुके चलती रहीं, सर्कुलेशन स्मूथ रहा, और जैसे ही उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा वही रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिसोल्व होने लगा। आसपास की ऊर्जा अब अलग अलग धाराओं में बंटी नहीं दिख रही थी बल्कि एक बड़े करंट का हिस्सा लग रही थी, और आरव उस करंट में तैर नहीं रहा था बल्कि उसके साथ कदम मिला रहा था। यही अंतर था कल्टीवेटर और ट्रैवलर में।
इसी निरंतरता के बीच सिस्टम की प्रेजेंस फिर से उभरी, पर इस बार भी कोई भारी शब्द नहीं, कोई फ्लैशी घोषणा नहीं, बस भीतर एक साफ सी समझ छोड़ दी गई कि आगे का विकास क्वांटिटी से नहीं बल्कि अलाइनमेंट से होगा। आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर मौजूद कल्टीवेशन अब लेयर्स में खुल रही है, जैसे शरीर, सोल और इंटेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे के भीतर समा रहे हों। यह कोई ब्रेक थ्रू नहीं था जिसे नाम दिया जाए, यह एक साइलेंट एवोल्यूशन था जो तब होता है जब कल्टीवेटर खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देता है। रास्ते में कुछ लोग आए, एक उम्रदराज साधक जिसका नाम जाने बिना ही उसका उद्देश्य साफ था, एक युवा गार्ड जिसकी कल्टीवेशन औसत थी पर आइज में एम्बिशन साफ झलक रहा था, और एक व्यापारी जो शक्ति से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में विश्वास रखता था। आरव ने किसी से टकराव नहीं किया, लेकिन हर इंटरैक्शन में उसने एक चीज नोट की, जैसे ही उसकी प्रेजेंस उनके करीब आई, उनके ऑरा में हल्का सा इम्बैलेंस आया और फिर अपने आप ठीक भी हो गया। यह डोमिनेंस नहीं थी, यह रेजोनेंस थी, और यही संकेत था कि आरव अब केवल अपने लिए कल्टीवेट नहीं कर रहा था, उसकी स्थिति आसपास के बैलेंस को भी छूने लगी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय की अनुभूति पतली होती गई, मिनट और घंटे का फर्क बेकार लगने लगा, केवल प्रोग्रेशन मायने रखता था। और इसी प्रोग्रेशन में उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, न खुशी न उत्साह, बस एक शांत सर्टेनिटी की जो चल रहा है वही सही है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और शायद यही कारण था कि जब सामने का दृश्य थोड़ा सा खुला, एक विस्तृत खालीपन जहां ऊर्जा अनयूजुअली काम थी, तो आरव रुका नहीं, नहीं चौंका, उसने बस अपने कदम उस खालीपन में रख दिए, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली परीक्षा शोर में नहीं बल्कि इसी शांत विस्तार में होती है। और कहानी बिना किसी विराम के उसी सांस में अगले चरण की ओर खिसक गई। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 58। शांत विस्तार में छुपा उत्तर। खालीपन में रखा गया वह पहला कदम किसी नई जगह पर पहुंचना नहीं था बल्कि उसी रास्ते का अगला स्वाभाविक मोड़ था। जैसे सांस लेते समय फेफड़े भरते हैं और कोई उन्हें भरने का आदेश नहीं देता, आरव को अब यह साफ महसूस हो रहा था कि पिछली घटनाएं याद की तरह पीछे नहीं छूट रहीं बल्कि वर्तमान के साथ घुलती जा रही हैं। रेत के शहर का दबाव, सीमा पार करते समय आया रेजिस्टेंस और उसके भीतर जन्मी स्थिरता, सब मिलकर एक कंटिन्यूअस स्टेट बना चुके थे। और इसी स्टेट में आगे बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि यह शांत विस्तार बाहर जितना खाली है भीतर उतना ही भरा हुआ। यहाँ ऊर्जा तेज नहीं थी लेकिन गहरी थी, जैसे समुद्र की सतह शांत होकर नीचे अनंत मूवमेंट चलता रहे। चारों ओर फैला यह इलाका किसी सेक्ट, किसी एम्पायर या किसी नियम के अधीन नहीं लगता था। यहाँ न तो फ्लैग्स थे न ही गार्ड्स, लेकिन फिर भी एक इनविजिबल डिसिप्लिन मौजूद थी जो बिना कहे बता देती थी कि कौन टिकेगा और कौन खुद ही पीछे मुड़ जाएगा। आरव के कदम बिना रुके चलते रहे क्योंकि अब उसका शरीर और कल्टीवेशन अलग अलग काम नहीं कर रहे थे। हर कदम के साथ ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेथ रिदम और इनर कोर एक ही टाइमिंग में एडजस्ट हो रहे थे। और इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि अब उसकी ग्रोथ लिनियर नहीं रही, वह फैल रही है। जैसे जड़ें गहराई में फैलती हैं और बाहर से दिखती भी नहीं। इसी प्रवाह के बीच सिस्टम की आवाज फिर से उभरी, इस बार भी कोई घोषणा नहीं, बस एक स्पष्ट इनर सेंटेंस कि स्थिरता का यह स्तर टेम्परेरी नहीं है, और यदि इसे टूटने से बचाया गया तो आगे का रास्ता फोर्स नहीं बल्कि चॉइस पर खुलेगा। आरव ने बिना प्रतिक्रिया दिए उस जानकारी को स्वीकार किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि सिस्टम गाइडेंस देता है लेकिन चलना कल्टीवेटर को ही पड़ता है। और जैसे ही उसने उस विचार को सेटल होने दिया, आसपास की ऊर्जा में एक सटल शिफ्ट आया। कोई हमला नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, बस एक ऐसा संकेत जैसे दुनिया ने एक्नॉलेज कर लिया हो कि सामने खड़ा व्यक्ति खुद से भाग नहीं रहा। थोड़ी दूरी पर उसे कुछ सिलुएट्स दिखाई दिए, कोई भिंत नहीं,
बस दूर से मौजूदगी। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी और कल्टीवेशन स्थिर लेकिन गहरी थी। दूसरा एक स्त्री थी जो मूवमेंट में थी, उसके कदम हल्के लेकिन डिसाइसिव थे। और तीसरा एक युवक था जो स्पष्ट रूप से इस जगह के दबाव से जूझ रहा था। आरव ने किसी से संपर्क नहीं किया, फिर भी जैसे ही वह उनके क्षेत्र से गुजरा, हर एक की इनर स्टेट में हल्की सी लहर उठी। ध्यान में बैठे व्यक्ति की सांसें एक पल के लिए रुकीं। चलती हुई स्त्री ने बिना देखे दिशा बदली और संघर्ष करता युवक अचानक शांत हो गया। यह प्रभाव जानबूझकर नहीं था, यह केवल प्रेजेंस का परिणाम था। आगे बढ़ते हुए समय फिर से डिसोल्व होने लगा। यहाँ न दिन था न रात, केवल अवेयरनेस थी जो कभी गहरी होती तो कभी फैल जाती। आरव को यह एहसास हुआ कि इस स्तर पर असली खतरा बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि स्टैग्नेशन है। यदि वह यहीं रुक गया तो यह शांति ही उसकी सीमा बन जाएगी। और इसी समझ के साथ उसने अपने कदमों में इंटेंट जोड़ा। तेज नहीं, जोर नहीं, बस स्पष्ट। और जैसे ही इंटेंट साफ हुआ, दूर उस खालीपन के भीतर एक फेंट आउटलाइन उभरने लगी। कोई द्वार नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक संकेत कि आगे भी रास्ता है। और कहानी बिना किसी रुकावट के उसी लय में उस संकेत की ओर खिसकती चली गई। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 59, जहां दिशा खुद को पहचानती है। पिछली शांति अभी पूरी तरह पीछे नहीं छूटी थी। वह किसी स्मृति की तरह नहीं बल्कि एक स्टेडी प्रेशर की तरह आरव के भीतर बनी हुई थी। जैसे हर सांस के साथ वही डेप्थ दोबारा महसूस हो रही हो। और उसी डेप्थ में आगे बढ़ते हुए उसे यह समझ आने लगी कि जिस संकेत की आउटलाइन उसने महसूस की थी वह कोई डेस्टिनेशन नहीं थी बल्कि अलाइनमेंट थी। जैसे रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर सीधा हो रहा हो। उसके कदम अब जमीन को नहीं नाप रहे थे बल्कि उस इनविजिबल करंट को फॉलो कर रहे थे जो उसे बिना मोड़े बिना रोके आगे ले जा रही थी। और इस प्रवाह में उसे पिछली सभी टकरावों की परछाइयां दिखीं। रेत के शहर का दबाव, सीमाओं की घर्षण, लोगों की नजरें, सब अब किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेयर्स की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे यह एहसास गहराता गया, आसपास का विस्तार बदलने लगा। खालीपन अब केवल खाली नहीं रहा, उसमें सूक्ष्म संरचनाएं उभरने लगीं। हवा में हल्की सी कंपन थी जो आम कल्टीवेटर को शायद महसूस भी न होती, लेकिन आरव के लिए वह रिदम साफ थी। उसी रिदम में एक पुरानी एनर्जी लाइन का अवशेष मिला, जैसे किसी एंशिएंट मार्ग का ट्रेस हो जिसे समय ने ढक दिया हो। और जैसे ही उसने उस लाइन पर कदम रखा, उसके ब्लड और कोर के बीच का सिंक और स्पष्ट हो गया। शरीर भारी नहीं हुआ बल्कि ग्राउंडेड हो गया, मानो जमीन ने उसे स्वीकार कर लिया हो। उसी क्षण सिस्टम की उपस्थिति फिर महसूस हुई। कोई लंबा संदेश नहीं, कोई चमकदार शब्द नहीं, बस एक स्थिर पुष्टि कि यह मार्ग सीधे शक्ति नहीं देता बल्कि बैलेंस मांगता है। और यदि बैलेंस टूटे तो आगे की गति खुद रुक जाएगी। आरव ने भीतर ही भीतर उस चेतावनी को समझा, क्योंकि अब उसे यह साफ दिख रहा था कि यहाँ आगे बढ़ने का मतलब तेज होना नहीं बल्कि सही होना है। और इसी समझ के साथ उसने अपनी कल्टीवेशन को फैलने से रोका, उसे कॉम्पैक्ट किया ताकि प्रेशर बाहर नहीं बल्कि भीतर एब्जॉर्ब हो। थोड़ी ही दूर पर कुछ और लोग मिले। इस बार टकराव से पहले ही उनकी पहचान साफ हो गई। एक व्यक्ति जिसका नाम नीरज था, उम्र लगभग 35 वर्ष। वह वंडरिंग कल्टीवेटर था जो किसी सेक्ट से बंधा नहीं था और अभी मिड स्टेज फाउंडेशन लेवल पर अटका हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन इरादे साफ थे। दूसरी ओर एक युवती थी, काव्या, लगभग 27 वर्ष की, एक माइनर डेजर्ट क्लैन से जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करती थी और उसकी कल्टीवेशन हल्की लेकिन शार्प थी। दोनों ने आरव को देखा, कुछ समझा नहीं, फिर भी इंस्टिंक्टिवली रास्ता छोड़ दिया, जैसे भीतर कुछ ने बता दिया हो कि सामने वाला इस फ्लो का हिस्सा है, बाधा नहीं। आरव बिना रुके आगे बढ़ता रहा। नीरज पीछे मुड़कर देखता रह गया। काव्या ने मन ही मन उस क्षण को याद में दर्ज कर लिया। और जैसे ही आरव उनके क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकला, उस एंशिएंट एनर्जी लाइन ने अचानक स्पष्ट आकार लेना शुरू किया।
वह अब केवल ट्रेस नहीं रही, वह एक डायरेक्शन बन चुकी थी। और उसी दिशा में बढ़ते हुए आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि आगे जो भी होगा वह केवल उसकी व्यक्तिगत जर्नी नहीं रहेगा, वह किसी बड़े पैटर्न से जुड़ने वाला है, जहां हर कदम भविष्य की कई परतों को एक साथ हिला सकता है। और इसी निरंतर प्रवाह में कहानी बिना किसी विराम के आगे सरकती चली गई, जैसे रुकना अब विकल्प ही न रहा हो। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 60। अदृश्य सीमा के उस पार। जो दिशा खुद को पहचान चुकी थी, वही अब आरव को खींच नहीं रही थी बल्कि अपने भीतर समा रही थी, जैसे रास्ता आगे नहीं बल्कि चारों ओर फैल गया हो और वह उसी फैलाव के बीच चलते हुए यह महसूस कर रहा हो कि पिछले अनुभव, रेत के शहर की सांस, एंशिएंट एनर्जी लाइन की धड़कन, अनजाने लोगों की इंस्टिंक्टिव दूरी, सब किसी रिकैप की तरह नहीं बल्कि ऑनगोइंग रेजोनेंस की तरह उसके साथ चल रहे हैं। और इसी निरंतरता में कदम बढ़ाते हुए उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि हवा में मौजूद प्रेशर अब बाहर से नहीं आ रहा, वह भीतर से उत्पन्न हो रहा है, जैसे उसकी कल्टीवेशन खुद आसपास के स्पेस को शेप दे रही हो। जैसे ही यह एहसास गहराया, जमीन की टेक्सचर बदलने लगी। रेत नहीं थी, पत्थर भी नहीं, बल्कि एक ऐसी सतह थी जो सॉलिड दिखती थी, लेकिन हर कदम पर हल्का सा रिस्पॉन्ड कर रही थी, मानो वह जीवित हो। आरव की सांसें स्टेडी थीं, हार्ट बीट किसी रश में नहीं थी। और इसी काम के बीच उसे यह साफ दिखने लगा कि आगे कोई स्पष्ट गेट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, फिर भी एक सीमा है जिसे आंखों से नहीं बल्कि इंटेंट से पार किया जा सकता है। और जैसे ही उसने उस सीमा को एक्सेप्ट किया, रेजिस्ट नहीं किया, स्पेस ने खुद उसे रास्ता दे दिया। उसी क्षण सिस्टम की उपस्थिति फिर से उभरी। इस बार कोई चेतावनी या आदेश नहीं था, बस एक कॉन्साइस एफर्मेशन की वर्तमान अवस्था में जबरदस्ती ग्रोथ नहीं दी जाएगी, केवल अक्यूमुलेशन होगी, और यह अक्यूमुलेशन फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनेगी। आरव ने बिना सवाल किए उस लॉजिक को समझ लिया, क्योंकि अब उसे यह साफ हो चुका था कि हर जंप तुरंत विजिबल नहीं होता, कुछ जंप्स अंदर जमा होते हैं और सही समय पर फूटते हैं। और इसी समझ के साथ उसने अपनी एनर्जी को फैलाने के बजाय इनवर्ड सर्कुलेट किया, जिससे कोर और बॉडी के बीच बैलेंस और टाइट हो गया। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ नए कल्टीवेटर्स का आभास हुआ। ये लोग न तो हॉस्टाइल थे और न ही फ्रेंडली, बस अपनी अपनी स्ट्रगल में उलझे हुए थे। एक अधेड़ व्यक्ति, नाम था देवांश, लगभग 42 वर्ष का। वह एक ट्रेड राउट गार्डियन के रूप में काम करता था और उसकी कल्टीवेशन आउटर लेयर तक सीमित थी। दूसरी ओर दो युवा भाई थे जो किसी स्मॉल सेक्ट से निकले थे, उम्र 20 और 22 के आसपास, एम्बिशन से भरे लेकिन डायरेक्शन से खाली। उन्होंने आरव को देखा, कुछ महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या, और यही असमंजस उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर गया। आरव बिना रुके निकल गया, जैसे उनका अस्तित्व कहानी का हिस्सा होते हुए भी उसका भार न बन सका। जैसे जैसे यह क्षेत्र पीछे छूटता गया, प्रेशर अचानक हल्का होने लगा, लेकिन यह राहत नहीं थी, यह संकेत था कि अगली परत के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। आरव ने भीतर यह स्वीकार किया कि अब वह जिस जगह की ओर बढ़ रहा है वह केवल ज्योग्राफिकल नहीं होगी, वहाँ प्रेजेंस मैटर्स करेगी, इंटेंट मैटर्स करेगा, और हर इंटरैक्शन किसी रिपल की तरह आगे तक जाएगा। और इसी फ्लोइंग अवेयरनेस के साथ वह आगे बढ़ता रहा, बिना ठहरे, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब कहानी रुकने की नहीं थी, वह खुद को अनफोल्ड करने लगी थी, लेयर बाय लेयर, लगातार, जैसे यह सब पहले से तय था और वह बस सही समय पर वहां पहुंच रहा था।